नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। और भारतीय बाजार के लिए आज का दिन कैसा होगा, इस पर हमें रखनी है नजर। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम दिल्ली स्टूडियो से। नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और ईटी नाउ स्वदेश पर दिवाली की धूम लगातार आप देख रहे हैं और इस धूम में लगातार एलिमेंट्स के जरिए हम इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपकी कमाई की, आपके रिच पोर्टफोलियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ढेर सारे नए एलिमेंट्स भी एक एक कर ला रहे हैं। बाजार के जाने माने दिग्गजों को भी जोड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं ताकि आप समझ सके निवेश की हकीकत, निवेश की ब्यूटी और निवेश के मायने, और यहाँ से आगे बढ़कर लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन की तैयारी कर सके। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिजल्ट हैवी है आज का दिन और इनफैक्ट आईटी मेजर्स के नतीजे, उसके अलावा भी लंबी लिस्ट है कैश सेगमेंट की जिस पर हमें रखनी है नजर। इन द मॉर्निंग इटसेल्फ 25,470 के लेवल्स गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन मजबूती की चाल दिखाते हुए। आइए बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं, उसके बाद एक एक कर सारे एलिमेंट्स आपके सामने पेश करेंगे। बाजार की बड़ी बातों में सबसे पहले विदेशी बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं, मिले जुले संकेत कहे जाएंगे। डाउ जोन्स में हमने देखा लगातार दूसरे दिन वॉलेटाइल मूव्स नजर आए। 17 अंकों की कमजोरी के साथ कल बिकवाली पर ये बंद हुआ है। इसके अलावा नैस्डैक और S&P 500 में भी इसी तरह के मूव्स के साथ कल के सत्र में काफी उठापटक के बीच कामकाज देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी दिस मॉर्निंग अच्छी मजबूती के साथ खुलता हुआ। उम्मीद यही करके चलते हैं कि कल के सत्र में जो अच्छा खासा एक्शन था उसी तरह का एक्शन आज भी आगे बढ़ता हुआ नजर आए। कल का सेशन काफी हद तक रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स दिखा रहा था। आज के सत्र में भी ऐसा ही कुछ नजर आएगा। सोने चांदी की चाल लगातार बढ़त पर कामकाज करती हुई। कॉमेक्स पर गोल्ड 4,242 के नए लाइफ हाई पर, और वहीं अगर आप देखेंगे घरेलू बाजार में भी कमोडिटी मार्केट्स के ओपनिंग पर लगातार हमारा फोकस है, नए उच्चतम रिकॉर्ड स्तर पर ये भी खुलते हुए। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल $62 के इर्द गिर्द ब्रेंट क्रूड कामकाज करता हुआ। अब थोड़ा सा नरमी का रुझान है क्रूड एनर्जी पैक में अगर आप देखेंगे, और इसके साथ साथ रिजल्ट स्पेसिफिक अगर आप देखें एक्सिस बैंक के कमजोर नतीजों के चलते आज बाजार खुलने के साथ रिएक्शन देखने को मिलेगा। HDFC लाइफ प्रीमियम आय 13% बढ़ी है, तो इस पर नजर रखेंगे किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट निफ्टी में इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले, इन तमाम के नंबर्स पर नजर रहेगी। इटर्नल और जियो के भी नतीजे आज आने वाले हैं। सो फूड डिलीवरी स्पेस है, फाइनेंशियल स्पेस है, FMCG से जुड़ा मेजर नेस्ले है और साथ ही IT सेक्टर से इन्फोसिस और विप्रो। काफी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स है जिस पर आज हमें फोकस करना है। तो बाजार की बड़ी बातों के साथ शुरुआत तो हमने कर ली है और उम्मीद यही करके चलते हैं कि जिस तरह से हरे निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन से भारतीय बाजार भी इसी तरह खरीदारी का रुझान दिखाते हुए आज के सत्र में ओपनिंग दिखाए। और क्लियरली अब हमें देखना होगा एक्सपायरी का सेशन जब था मंगलवार को तब वॉलेटाइल मूव्स थे, आज एक और एक्सपायरी का सेशन है। क्या वॉलेटिलिटी नजर आती है, इस पर खास नजर रखनी चाहिए। एंटिसिपेटेड होती है वॉलेटिलिटी, लेकिन उम्मीद यही करके चलेंगे कि भारतीय बाजार अपने आप को बेहतरीन तरीके से जैसे हर रोज संभालते हैं उसी तरह आज के सत्र में भी संभालें और रिजल्ट बैक्ड एक्शन नजर आए। लेकिन विदेशी बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग टेक्स वहां से हैं। डेवलपमेंट्स कई सारे होते हुए यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमेरिकी बाजार से मिले जुले संकेत इस सुबह जरूर नजर आ रहे हैं, और एशियाई बाजार की चाल भी अगर आप देखेंगे वहां से मजबूती के संकेत तो पॉजिटिविटी है। लेकिन अभिषेक गुड मॉर्निंग, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर एक बयान आया है, काफी सरप्राइजिंग बयान आया है और इस बार तो वो ये कह रहे हैं कि PM मोदी ने उन्हें कुछ भरोसा दिलाया है। मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए ट्रंप के दावों के बारे में क्या कहें, ट्रंप तो ना जाने कितने सारे दावे कर चुके हैं। पहले उन्होंने ये दावा किया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है, भारत ने बार बार उसको डिनाई किया है। एक दावा उन्होंने ये किया था कि भारत ने 0% टैरिफ का ऑफर दिया है, और अब ये दावा उन्होंने किया है कि PM मोदी ने भरोसा दिलाया है कि वो रूस से तेल की खरीदारी को रोक देंगे, उसको हॉल्ट कर देंगे। अब देखिए अगर दोनों नेताओं के बीच में अगर बातचीत इस तरह की हुई है, अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भगवान जाने, लेकिन अगर बातचीत चल रही है, अगर दोनों के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं तो वो पॉजिटिव है कि वो कड़ी नहीं टूटनी चाहिए।
संवाद शून्यता की स्थिति नहीं होनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। लेकिन ये दावा कितना सच है मानसी, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा है ट्रंप ने कि अब वो इसी तरह की डील के लिए कोशिश करेंगे कि चीन से बातचीत करें और चीन भी रूस से अपनी क्रूड की खरीदारी को रोके। अब ये दोनों ही देश, पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, जो रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहे हैं। और अगर हम क्रूड के अगर हम परचेज की बात करें तो इस वक्त रशिया हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है। तो अब ये ट्रंप का दावा पता नहीं है इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये भारत के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो तुरंत ऑयल शिपमेंट्स को रोक दे। लेकिन इस पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर अगर हम भारतीय दूतावास की बात करें जो वॉशिंगटन में है, उनकी तरफ से भी कोई मतलब इस तरह की कोई डील हुई है, कोई बातचीत हुई है, इस पर कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। तो ये ट्रंप के दावे हैं। ट्रंप के दावे कितने हकीकत, कितने फसाने, वो तो ईश्वर ही जाने। लेकिन अगर बातचीत हो रही तो बातचीत होना पॉजिटिव है। ये इन दावों की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ट्रंप तो इस तरह के दावे मानसी ना जाने कितने करते रहते हैं। सही बात है, बिल्कुल। और वो दावे करते भी हैं, कोई चीज कहते भी हैं, उसके बाद खुद अपनी बात से भी मुकर जाते हैं। तो ये तो ट्रेट है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन चलिए, एक अपडेट आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा विदेशी बाजार के संकेतों पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि बीती रात हमने देखा अमेरिकी बाजार में वॉलेटाइल मूव्स जरूर नजर आए। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे थे कि उतार चढ़ाव के बीच यूएस के मार्केट्स कामकाज करते हुए एशियाई बाजार की आज सुबह की शुरुआत अगर आप देखें, खरीदारी का ट्रेंड और मजबूती के संकेत तो मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी अभिषेक 24 450 470 के इर्द गिर्द पॉजिटिव मूव्स ही नजर आ रहे हैं। मानसी, हाँ देखिए, ग्लोबल बाजारों से जो संकेत है ना, आप सही कह रहे हैं कि वो थोड़े पॉजिटिव साइड पर हैं। और हमने देखा कि अमेरिका में कल थोड़ा मिला जुला सेशन हालांकि रहा। डाउ अपनी जो तेजी थी दिन की उसको होल्ड नहीं कर पाया और आखिरकार जाके 17 अंक नीचे बंद हुआ और डे हाई से करीब 450 अंकों के आसपास की गिरावट हमने डाउ जोन्स में देखी है। नेस्डेक थोड़ा वोलेटाइल रहा, लेकिन 148 अंकों की शानदार तेजी हमने नेस्डेक में देखी और तेजी का सत्र हमने S&P 500 में भी देखा। अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन की बात करें तो सेल्स फोर्स ने गाइडेंस अपना अच्छा दिया था। आगे के लिए जो फोरकास्ट था, जो अनुमान था, वो बढ़िया दिया था और शेयर में हमने 3% से ज़्यादा की तेजी देखी। लेकिन यूनाइटेड एयरलाइंस, इनके जो आय की जो नंबर आए थे वो थोड़े से अनुमान से कमज़ोर आए और उसके चलते हमने देखा कि शेयर 2% ये फैसला है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच मानसी जो तनातनी है ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो जारी है। पहले ऐसा लगा कि शायद दोनों देशों के बीच में, जैसे ट्रंप ने कहा था कि नहीं सब कुछ ठीक है, चीन की चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। अब ट्रंप ने धमकी दी है कि वो चाइना से जो कुकिंग ऑयल का जो इंपोर्ट करते हैं उस पर वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। और ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि जब से चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई और अमेरिका ने टैरिफ लगाए, चाइना ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, तो चीन ने किया ये कि जो सोयाबीन का जो इंपोर्ट है अमेरिका से उसको धीरे धीरे करके काफ़ी कम कर दिया। और ट्रंप यही चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि एग्री प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर के बाजार जो हैं खोले जाएं, भारत से भी वो यही चाहते हैं। लेकिन अब इस चीज़ के चलते हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता की स्थिति है अमेरिका और चीन के रिश्तों में। और स्कॉट बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, यानी कि वित्त मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन कई इंडस्ट्रीज के लिए फ्लोर प्राइस लगाने की तैयारी में है। तो अगर ऐसा होता है तो ये फिर से थोड़ा एस्केलेशन शुरू हो जाएंगे टैरिफ्स को लेकर, ट्रेड को लेकर, और जो निश्चित तौर पर ये चाइना के लिए नहीं, पूरी दुनिया भर के बाजार के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो होगी। तो ये हैंगओवर एक लगातार कायम है, उसमें कोई मैं नहीं कह सकता कि बहुत बड़ी कोई राहत आ रही है। हालांकि अगर आप एशियाई बाजारों को देखेंगे तो उनकी चाल आज आपको ठीक दिखाई देगी। निकेई में लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, करीब करीब 400 अंकों के आसपास की मजबूती है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो वहां के बाजार में भी दूसरे सत्र में ऊपर की चाल दिखा रहे हैं और 0.25% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन क्रूड की अगर बात करें मानसी, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव ये फैक्टर जरूर है, क्योंकि कच्चे तेल का जो भाव है वो गिर के आ गया है $62 के आसपास। कल तो $62 के नीचे भी चला गया था, आज थोड़ा सा ऊपर आके कारोबार कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके चलते थोड़ी ग्लोबल सप्लाईज को लेकर थोड़ी चिंता है कि कैसे एब्जॉर्ब होगी सप्लाई और ग्लोबल ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर भी थोड़ा सा तनाव है। और IEA उन्होंने कहा है कि 2026 में
सप्लाई सरप्लस की स्थिति बन सकती है। और आईईए ने यह कहा है कि ओपेक प्लस देशों समेत अन्य देशों ने उत्पादन बढ़ाए हैं, लेकिन मांग ये सुस्त है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके चलते हम क्रूड पर प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन अगर हम सोने की बात करें तो सोने में लगातार हम मजबूती देख रहे हैं और रेट कट की उम्मीद है, ऐसी उम्मीदें हैं। जेरोम पावेल ने भी संकेत दिए हैं कि अक्टूबर में रेट कट आ रहा है, दिसंबर में भी एक रेट कट आएगा। तो गोल्ड में बाइंग हो रही है और उसके पीछे ये भी वजह है कि जो जियोपॉलिटिकल थोड़े से कंसर्न्स है ना, तो सेफ हेवन डिमांड वैसे भी आती है। कच्चे तेल को हमने देखा कि सोने को हमने देखा कि करीब करीब $4,250 प्रति औंस के आसपास के हाईज बन गए हैं सोने पर, और लगातार छठे सत्र में तेजी है। डॉलर इंडेक्स की बात करें 99 के ऊपर निकला था, थोड़ी सी नरमी आई है, फिलहाल 98.5 के आसपास के आप लेवल देखेंगे। और यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही है, रेट कट की जैसे जैसे उम्मीद बढ़ रही है। तो 4% के आसपास आ गई है, 4.03% पर यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है। तो ओवरऑल जो संकेत है वो कह सकते हैं कि मिक्स टू पॉजिटिव है। और गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेशंस दे रहा है करीब 50 अंकों पर खुलने की, 25,470 के लेवल है। अच्छी चीज बाजार के लिए आज ये भी है कि जो एफआईज के आंकड़े आए हैं, हालांकि बहुत छोटे हैं क्वांटम में, लेकिन यह है कि हाँ बाइंग का फिगर आया है। और पिछले अगर आप 7 सत्र में देखेंगे तो 7 में से 5 सत्र में एफआईज ने बाइंग की है। और निश्चित तौर पर ये भारतीय बाजार के लिए एक अच्छा संकेत सेंटिमेंट के लिहाज से हम जरूर कहेंगे। इसकी बाइंग जो है, इसका इंतजार तो सभी को है। पिछले दिनों हमने लास्ट वीक ही इटसेल्फ 4 सेशंस देखे थे एफआईज की बाइंग के आंकड़े आए थे। क्वांटम यस बिल्कुल छोटा रहता है, लेकिन बाइंग आना भी इन इटसेल्फ एटलीस्ट चलिए एफआईज रुक कर रहे हैं भारतीय बाजार, कई संकेत दे जाता है। वापस से हमने देखा एफआईज की तरफ से 2 दिनों की बिकवाली का ट्रेंड था, उसके बाद एक खरीदारी का आंकड़ा फिर से छोटा ही है क्वांटम, लेकिन हाँ खरीदारी एटलीस्ट नजर तो आ रही है। तो इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी, फोकस करके चलेंगे इस पर। और डीआईएस की तो लगातार खरीदारी के आंकड़े है ही। लास्ट सेशन की भी अगर बात करें, करीब 4,650 करोड़ की खरीदारी आई जरूर है। इसके अलावा आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है, रिजल्ट हैवी है, ढेर सारे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स एंड न्यूज फ्लोज हैं। एफएमसीजी स्पेस पर फोकस रहेगा। आईटी सेक्टर के तो नतीजे आ ही रहे थे, इस कड़ी में और ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन एफएमसीजी मेजर नेस्ले के भी नंबर्स स्लेटेड हैं। ये नंबर्स कैसे रह सकते हैं, इनके अनुमान भी आपके सामने हम रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब वक्त हो चला है एडिटर्स टेक का। ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सरजीत मंघाट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं उनकी आज की रणनीति लेकर। सरजीत, शुरुआत आज मैं ग्लोबल सेटअप से करना चाहूंगी। भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और ताज़ा बयान आया है। उनका ये कहना है कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि रशिया से तेल बाइंग, ऑयल बाइंग जो है वो नहीं की जाएगी। इसे किस तरह से देखा जाए? इट्स जस्ट अ थिंग, अ स्टेटमेंट, लेकिन इस स्टेटमेंट को कितना तूल देना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो काफ़ी एलिवेटेड है इस समय। अगर आप देखेंगे तो यूएस और चाइना का जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो भी बढ़ गया है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अभी इसमें तो सख्त रवैया ले रहा है। और इस बीच में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल कम लेगा या खरीदना बंद करेगा, यह इसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है और कंफर्मेशन भी नहीं आया है भारतीय सरकार से। भारत का हमेशा ये कहना है कि जहाँ पर भी तेल कम मिलेगा वहाँ से हम लेंगे तेल, और डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसके बेसिस पे जो पॉलिसीज़ होंगी वो बनी रहेंगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो थोड़ा सा स्टेटमेंट है वो एक रुझान भी है कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो काफ़ी आगे, ट्रेड नेगोशिएशन है काफ़ी आगे तक बढ़ गया है। और भारत अब जो है कुछ नेचुरल गैस हो या ऑयल हो वो यूएस से लेगा, रशिया के अलावा। सो ये जो चीज़ें हैं अभी कुछ पता नहीं चलेंगी जब तक भारतीय सरकार इसके बारे में बताती नहीं है। और अभी इसमें स्पेकुलेट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे जो कंपनीज़ हैं वो वहीं से तेल लेंगे जहाँ पर प्राइसेस कम है। और अगर आप देखें आज ऑयल का प्राइसेस तो नाइमेक्स जो है 60 के नीचे है, और अपना जो ब्रेंट है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं वो अराउंड $62 के आसपास है, और उसमें भी कहीं पर भी कुछ मूवमेंट नहीं आया है। तो जब तक हार्ड एविडेंस नहीं आता कि तेल लेना बंद हो गया, तब तक आई डोंट थिंक कि ऑयल मार्केट में भी कुछ इम्पैक्ट आएगा। अब ये देख लीजिए कि ऑयल मार्केट में अगर रूस का तेल लेना बंद हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है ऑयल प्राइसेस पे आना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो
डिमांड है उस तरह से या जो सप्लाई है वो उतना बड़ा नहीं है। ओपेक प्लस जो है अपनी सप्लाई को 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे अगले एक साल में बढ़ाएंगे। तो अभी अगर भारत वो तेल लेना बंद करता है तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म तो मार्केट में आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ने जो कहा है वो एक्चुअली ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं। नहीं एग्जैक्टली ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसको ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए सर। हम भी यही थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि एक्सिस बैंक के जो नतीजे आए हैं वो कमज़ोर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि आईटी के जो बाकी नंबर्स आ रहे थे वो मजबूत आ रहे थे और बाजार में कहने को उससे कॉन्फिडेंस आ रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर आए हैं, एल&टी फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, एंजल वन के या इंडस्ट्रीज। तो आप इन्हें कैसे देख रहे हैं और बाजार में इसका किस तरह का रिएक्शन आएगा? देखिए इसमें एक्सिस बैंक के नंबर अगर देखा जाए तो इसमें प्रोविजनिंग तो सी बड़ी है, क्रेडिट कॉस्ट उनका बड़ा है, निम्स और टॉप लाइन थोड़ा सा ऊपर रहा है। बट ओवरऑल अगर नतीजे देखें तो क्रेडिट कॉस्ट की वजह से वो थोड़ा सा नंबर जो है थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो उसमें थोड़ा सा वीकनेस दिखेगी आज उस एक्सिस बैंक के नंबर्स में। और जो क्रेडिट कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हुआ है वो अभी उसमें इतना सर्टनटी नहीं है कि वो पीक आउट हो गया है कि नहीं। हमने सोचा था कि क्रेडिट कॉस्ट जो है या जिसको कहते हैं कि जो आपके लॉसेस हो रहे हैं, आप जो क्रेडिट दे रहे हो उसमें वो ऑलमोस्ट फ्लैट आउट हो गए होंगे एक्सिस बैंक के लिए। बट इस क्वार्टर में भी हमने देखा कि ये थोड़ा सा एलिवेट हुआ है। तो वो एक सेगमेंट है जिसको हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा और स्ट्रीट भी काफ़ी क्लोजली उसको वॉच करेगी। रिटेल में भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, कॉर्पोरेट ग्रोथ सही था इसमें। तो ओवरऑल एक्सिस बैंक जो है वो एक तरह से न्यूट्रल से नेगेटिव है आज के डेट में। इसके अलावा जो है एचडीबी फाइनेंशियल है, जो एचडीएफसी बैंक का जो सब्सिडरी है वो वहाँ पर भी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ावा दिखा, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स में काफ़ी बढ़ावा दिख रहा है। वहाँ पर आरओए और मार्जिन्स ऊपर हुए हैं बट पैट गिरा है और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है। तो वहाँ पर भी एक म्यूटेड सा ट्रेड देखने को मिलेगा आज इस मार्केट में। इन सब के अलावा जो आज रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसमें अब देखिएगा LTI माइंट्री होगा, इन्फोसिस होगा, विप्रो होगा, फिर आपका नेस्ले और एटर्नल होगा कंजम्पशन बास्केट से। तो ये 5-6 जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी देखने लायक होगी। हमने देखा कि IT कंपनीज़ के ऑलमोस्ट सारे टॉप लाइन्स आए हैं, मार्जिन्स आए हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू जो है TCV जिसको कहते हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं सबके लिए। बट आउटलुक कैसे रहेगा आगे के लिए वो एक चीज़ है जो ये स्ट्रीट देखना जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट ऑलरेडी FY27 के अर्निंग्स में मूव कर चुकी है। तो FY26 को तो उन्होंने ऑलरेडी या तो फ्लैट ग्रोथ बोला है या मार्जिनल ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो जो भी होगा वो FY27 के लिए होगा और उसके लिए आउटलुक जो कंपनीज बोलेंगी वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। एटर्नल का ये रहेगा कि क्विक कॉमर्स में कैसा इसका बिल्टअप हो रहा है, लॉसेस कम हो रहे हैं कि नहीं। इन्होंने नए मॉडल पे गए, इन्वेंट्री वाले मॉडल पे गए हैं अभी, तो इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगा। तो मार्जिन्स कैसे रहेंगे, फूड डिलीवरी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे बढ़ रहा है कि नहीं, डिस्काउंटिंग कैसे चल रहा है फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में, ये सारे उसमें रहेंगे। और नेस्ले के लिए जो फैक्टर्स टू वॉच होगा कि भाई अगस्त सितंबर में सेल्स कैसे रहे, म्यूटेड रहे कि नहीं, क्योंकि HUL ने कहा कि उसकी इम्पैक्ट हुआ है, सिंगल डिजिट या लो सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगा और अक्टूबर में भी रहेगा क्योंकि इन्वेंट्री इतना सारा भरा हुआ था अगस्त सितंबर में। तो वो एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा कि नेस्ले कैसे इसको मैनेज करता है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट सजीत। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो नतीजे आए हैं उनके रिव्यू और उनके एनालिसिस, साथ साथ जो नंबर्स आज आने वाले इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लो नंबर्स रिजल्ट्स आज स्लेटेड है और उस पर आपका एक नज़रिया। लेकिन उसके साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों, घरेलू संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर भी फोकस। DIs लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट किए जा रहे हैं। FIs की सेलिंग के बाद बाइंग इंटरेस्ट एटलीस्ट शुरुआत तो हुई है, छोटे क्वांटम में ही सही, लेकिन खरीदारी के आंकड़े 1-2 सेशंस में नजर आते हैं। वहां से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और बाजार का ओवरऑल सेटअप आज के लिए आप कैसा देख रहे हैं?
देखिए बाजार में कल उछाल हुआ 25,300 के ऊपर बंद हुआ बाजार। और निफ्टी बैंक भी जो है लगभग 56,800 के आसपास बंद हुआ। हमने देखा कुछ थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला इसमें। एफआईएस का जो है पोजीशन वो भी देखा जाए तो पॉजिटिव रहा, मार्जिनली पॉजिटिव 70 करोड़ के आसपास था एफआई का पोजीशन। और डीआई जो थे कल 4,650 करोड़ का उन्होंने बाय किया। मैक्सिमम जो आपकी एक्टिविटी देखने को मिली वो कुछ फ्रंटलाइन स्टॉक्स में मिली हमको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला जहाँ पर डिलीवरी हाई थे। रिलायंस में मिला जिसके रिजल्ट्स फ्राइडे को हैं। टीसीएस में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, वहाँ पर भी 900 करोड़ का डिलीवरी था। आईसीआईसीआई बैंक और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्टिव रहे डिलीवरी के फ्रॉम अ डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मार्केट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आज भी अगर हम ऑप्शंस के बेसिस में देखें तो 25,000 में काफ़ी बेस बन रहा है। पुट राइटिंग हमने कल देखी काफ़ी, जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो बढ़ा 1.17 तक चला गया। हमने देखा 25,200 25,300 में पुट राइटिंग है, जबकि कॉल जो है वो अभी आज के डेट में 25,500 और 25,000 और 26,000 में हम बिल्डअप देख रहे हैं। तो एक बिल्डअप से दिख रहा है यहाँ पर। वो कैसे रहेगा आगे जाके दिवाली तक या दिवाली के बाद वो डिपेंड करता है। बट मार्केट का जो बेस है वो थोड़ा सा 25,000 से बढ़कर वो 25,200 के आसपास चला गया है। और वहाँ पर अभी यहाँ से कैसे वो मूव करता है 25,500 के ऊपर या 26,000 की तरफ, वो मोमेंटम बताएगा कि जिस तरह से बाइंग होगी या जिस तरह से अर्निंग्स आएंगी। क्योंकि आज कल और हम अगले हफ्ते वो की अर्निंग्स आने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो शनिवार को 8 या 9 बैंक्स के अर्निंग्स आने वाले हैं। तो ये जो एक अगले 4-5 दिन है काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। बैंकिंग शेयर्स काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगे क्योंकि अर्निंग्स आने वाले हैं उनके। और अगला हफ्ता जो ट्रंकेटेड वीक है उसकी वजह से भी पोजीशन काफ़ी बढ़ेगी। तो ये एक चीज़ है जो हमको क्लियरली कॉशियस रहना पड़ेगा कि अगर आप पोजीशंस लेते हैं तो अर्निंग्स को देख के लीजिए, क्योंकि अर्निंग्स कुछ सेक्टर्स के अच्छे आने वाले हैं। और बैंक के जो पहले रुझान आए हैं उससे ये लग रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट सबका बढ़ रहा है, आपका एडवांसेस और डिपॉजिट्स ये सब बढ़ा है, निम्स भी बढ़ रहे हैं पर क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो वो एक चीज़ है जो एक वरिंग है इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो वो देख के आप आगे देखिए, आगे का ट्रेड कीजिए। डेफिनेटली अर्निंग्स पर ध्यान होना चाहिए। और हमने देखा भी है कि हाल फिलहाल जो आईटी के जो नतीजे आए हैं उन्होंने बाजार को मजबूत करने का काम किया भी है। आखिर में सजीत आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए निफ्टी में तो हमने 2 दिन की जो गिरावट देखी थी, कल के सत्र में बड़ा स्ट्रांग रिबाउंड आया और 2 दिन की गिरावट की पूरी भरपाई भी की और 25,300 के ऊपर भी निफ्टी चला गया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही अपने जो सभी क्रूशियल डीएमएज हैं 20, 50, 100, 200 दिन के उसके ऊपर जाकर कारोबार कर रहे हैं। आज के सत्र के लिए आपकी तरफ से रणनीति क्या होगी? देखिए, जैसे मैंने निफ्टी का बताया आपको, निफ्टी में हमने देखा कि कल कॉल्स जो थे उतने नहीं एक्टिव थे, पुट्स काफ़ी एक्टिव थे। 25,200 और 25,300 में पुट एक्टिव थे, जिसकी वजह से निफ्टी का बेस थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है। अगर हम देखें, अगर आप पूछेंगे कि सपोर्ट क्या रहेगा तो 25,000 अभी भी सपोर्ट है, पर अभी जो बेस जो बढ़ रहा है 25,200 और 300 वो भी अच्छा बेस दिख रहा है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस आज के डेट में 25,500 और 26,000 में कॉल्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। अगर आप आज सेंसेक्स एक्सपायरी भी है तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में एक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको आज, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है जिस दिन एक्सपायरी होता है, तो वो आज आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नेट ऐड लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए थे 900 करोड़ के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स में, और जिसकी वजह से आपका जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है वो लगभग 33,600 करोड़ के ऊपर चला गया है निफ्टी फ्यूचर्स का लोन। और आपका जो निफ्टी बैंक है वहाँ पर भी 125 करोड़ का लॉन्ग पोजीशन हुआ है और ओपन इंटरेस्ट पोजीशन तो सब बड़ा है 5,323 के आसपास। सो बैंक्स में पोजीशन बिल्डअप हो रही हैं और निफ्टी में भी पोजीशन बिल्डअप हो रही हैं। लॉन्ग पोजीशन देखें तो हल्के से लॉन्ग बड़े हैं, 8.15% हो गया है फ्रॉम 7.15, तो 1% लॉन्ग बढ़ा है इसमें। तो कुछ
वो जो लॉन्ग पोजीशन आ रहे हैं वो बैंक स्टॉक्स को लेके आ रहे हैं, बट निफ्टी में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस कंटिन्यू हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कॉशियस रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अगले 4-5 दिन के अर्निंग्स हैं जो हेवी रहेंगे अर्निंग्स, उसके तहत काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगी। बिल्कुल सजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार को लेकर सारा का सारा सेटअप और स्ट्रैटेजी हमारे बीच रखने के लिए। सो अब ग्लोबल सेटअप से लेकर FISDS का एक्शन, रिजल्ट बैक्ड नजरिया और साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी पर ओवरऑल सेटअप और स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ हमारी तरफ से आपने जाना। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे एक्सपर्ट्स को एक एक कर बुलेटिन में शामिल करते हैं, उनसे समझते हैं कि वो बाजार के आज के सेटअप को किस तरह से देख रहे हैं। हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ गए हैं। रत्नेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। एट प्रेजेंट 25,467 हरे निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस हम देख रहे हैं, करीब 42 से 50 अंकों की मजबूती है। विदेशी बाजार से भी क्लोज टू पॉजिटिव संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं गुरुवार का सेशन भारतीय बाजार के लिए आप? गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बिल्कुल बाजार का सेटअप थोड़ा सा पॉजिटिव माफ कीजिएगा, पॉजिटिव साइड ही दिख रहा है। बाजार हालांकि अब यहाँ पे एक अपर ट्रेंड लाइन की तरफ थोड़ा सा रुका हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भी निकल सकता है। तो 25,350 ये जो एक निफ्टी स्पॉट की बात करें, एक थोड़ा सप्लाई जोन है, इसके ऊपर निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 25,400 से 25,450 ये यहाँ तक के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं। तो बाजार का सेटअप पॉजिटिव साइड रहेगा। बाय ऑन डिप्स रणनीति पे अभी भी कायम रह सकते हैं। 25,300, 25,250 से काफी एक अच्छे सपोर्ट रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत भी डीप आता है तो हमको वहाँ पर खरीदारी करने की चेष्टा करनी चाहिए और पॉजिटिव साइड ही रखना चाहिए। बैंक निफ्टी से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के आसपास ही कल बंद दिया था, तो बैंक निफ्टी से हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिजल्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लीडरशिप बैंक निफ्टी से आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है 56,850 अगर इसके ऊपर चलती है बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं हम 57,200, 57,300 ये लेवल तक के लिए जा सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 56,600, 56,500 ये सपोर्ट का काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीडरशिप की ताकत बैंक निफ्टी में अभी भी दिखाई देती है। ठीक है रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। रत्नेश जी, ये इंडेक्स की रणनीति तो हो गई, जरा बताइए कि आज आपने स्टॉक्स कौन से चुने हैं, कहां पर आज दांव लगाना है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। मेरे दोनों पॉजिटिव साइड में रहेंगे, दोनों बाय के स्टॉक रहेंगे। तो एक जो पहला वाला है बजाज फाइनेंस आप देखे काफी अच्छा है। यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बन रहा है, मार्केट का आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे 1,050 का स्टॉप लॉस लगा के 1,095 फिर 1,105 ये दो टारगेट मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं बजाज फाइनेंस में। दूसरा एक स्टॉक है पूना वाला में मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है पूना वाला में। इसमें कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बन रहा है, तो 501 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 518 और 525 ये दो टारगेट इसमें बन सकते हैं। ये दो शेयर हो गया रत्नेश जी की तरफ से, बजाज फाइनेंस हो गया और पूनावाला फिनकॉर्प, दोनों के दोनों फाइनेंशियल स्टॉक चुने हैं। पूनावाला फिनकॉर्प के लिए 518 और एक बार जरा टारगेट जरा रत्नेश जी फिर से बताएंगे इसका पूनावाला का, क्योंकि क्लोजिंग इसकी 542 की है, ये तो गड़बड़ है। ये एक बार जरा ये पूनावाला के ये टारगेट आप हटाइए, पूनावाला फिनकॉर्प के रत्नेश जी एक बार फिर से टारगेट बताएंगे आप? माफी चाहूंगा अभिषेक जी, इसका जो पूनावाला का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 532 रुपए का रहेगा, जो टारगेट जो ऊपर के बनेंगे वो 565 और 575 के। ठीक है, ये नोटिस कर लीजिए, 565 के और 575 के टारगेट होंगे पूनावाला फिनकॉर्प के, और 532 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 542 रुपए की कल की क्लोजिंग है, तो 10 रुपए नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और कल बढ़िया क्लोजिंग देखे गया है, ये शेयर बिल्कुल डे हाई पर जाकर बंद हुआ है। तो एक बजाज फाइनेंस हो गया, अगर दिग्गजों की बात करें, थोड़े अगर मिड कैप साइज की कंपनी की बात करें, तो पूनावाला फिनकॉर्प के लिए ये टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके ET Now स्वदेश पर।
कुणाल जी, बाजार में आपका भरोसा कहां पर है? कहां पर आपको मौके बहुत ही चमकदार और असरदार दिखाई दे रहे हैं? वेल आपको गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, रत्नेश जी को भी गुड मॉर्निंग। एंड मार्केट की बात करें तो कल के दिन में बहुत ही बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। एंड आप देखिए जिस हिसाब से कल के दिन में 330 के ऊपर क्लोज दिया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी रैली का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं मार्केट में। जो व्यू है फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग दैट दो स्टॉक है जहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह है। बहुत लंबे टाइम के बाद रियल एस्टेट में एक चमक हमें कल के दिन में देखने को मिली है। एंड वही चमक आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकती है। उसी के तर्ज पे गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2135 2135 के राउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए। 2060 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट 2200 का एंड 2200 ब्रेक होता है तो 2290 ये दो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो कोफोर्ज है, बहुत ही बढ़िया रैली कल के दिन में ये काउंटर में देखने को मिली है। 1761 के अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है, खरीदारी करके चलिए। 1700 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। एंड टारगेट की बात करें तो 1810 1810 का पहला टारगेट है। एंड जैसे वो ब्रेक होता है 1890 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो कोफोर्ज और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। फोर्ज पर नजर रखें और वैसे भी आईटी स्पेस पे लगातार फोकस है। कोफोर्ज के स्टॉक प्राइस में कल करीब 4% की तेजी हमने देखी थी। 1810 1890 तक के टारगेट से यहाँ पर 1700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। और रियल एस्टेट बास्केट से गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखें। कल के सत्र में इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने देखा कुछ सेशंस थे जब रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखा रहा था। क्वार्टरली अपडेट्स भी जो रियल एस्टेट कंपनियों के आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, नतीजों का इंतजार है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2200 2290 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं, इस पर रखे खास नजर। अब आ जाइए आज के सत्र में। आज न्यूज़ फ्लोज आके चलते एक्शन जहां दिखेगा उन स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल। देखिए रिजल्ट बैक्ड एक्शन काफ़ी हद तक समझ आ रहा है भारतीय बाजार में और लगातार हम देख भी रहे हैं कि जहां जहां पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट एब्सोल्युटली वहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सितंबर तिमाही में एचडीएफसी लाइफ के अनुमान मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। प्रीमियम आय और मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओवरऑल इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स एचडीएफसी लाइफ के नजर आए हैं। क्या राय होगी इस स्टॉक के लिए? करीब 2.5% की तेजी पर यह स्टॉक कल के सत्र में ट्रेड कर रहा था। क्लोजिंग भी वहीं पर हुई 761 के लेवल्स पर एट डेज हाई। हम इंश्योरेंस स्पेस की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस ट्रेड हो रहा है और खास करके एचडीएफसी लाइफ की बात करें, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 761 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। इतना ही नहीं, आप देखिए नीचे 733 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट भी है। पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लेके काउंटर ने ऊपरी लेवल पे हमें 815 तक के लेवल दिखाए थे। तो व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है, उसमें दो राय नहीं है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल की बात करें तो लोअर लेवल पे रिसेंटली उसने जो बॉटम बनाया है 739 का, तो हम यहाँ पे 738 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 761 का क्लोजिंग है। एसएल थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वॉलेटिलिटी को मद्देनजर ये एसएल हमें मेंटेन करना पड़ेगा। टारगेट की बात करें तो 780 का पहला टारगेट है जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। और 780 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 810 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ना ये जो लेवल है वो ट्रेडिंग लिहाज से है, लेकिन मैं कहूंगा कि इंश्योरेंस पैक में आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। सो अगर पोर्टफोलियो क्रिएशन में अगर कोई नया कैंडिडेट चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो आई थिंक इंश्योरेंस पैक में एचडीएफसी लाइफ को ऐड किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया लेवल आपको ऊपरी लेवल पे 860 से लेकर 900 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस प्लेज के लिए कन्वेक्शन है और यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है। इस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन रत्नेश, एक टेक आपसे भी जानना चाहूँगी और इन पर्टिकुलर अगर आप देखें खबरों के दम पर और रिजल्ट बैक्ड ही एक्शन है जो कि काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज एंड रिजल्ट की अगर बात करें, KEI इंडस्ट्रीज़ अनुमान से बेहतर नतीजे कंपनी ने पोस्ट किया और हर लिहाज से हर पैरामीटर पर रेवेन्यू, एबिटा, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर, मार्जिन मुनाफे के फ्रंट पर अच्छे खासे आंकड़े नजर आए। आज के सत्र में KEI इंडस्ट्रीज हो सकता है कि रिजल्ट के चलते बाजार जब खुले उसके साथ एक रिएक्शन रिजल्ट बैक्ड इम्पैक्ट दिखाए। आपकी राय क्या होगी? KEI इंडस्ट्री में देखिए ऑलरेडी थोड़ा सा मूवमेंट हमको रिजल्ट के सेशन के पहले देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहा है। ये हालांकि अभी एक थोड़ा सा सप्लाई जोन के आसपास में 4537 पे 4530 4500 पे सप्लाई जोन है। अगर रिजल्ट के कारण थोड़ा गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे के आसपास में आता है तो जरूर थोड़ा सा मुनाफा मारना चाहिए जो नीचे से बाइंग करके चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से
और बाकी में पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा कैसा खुलता है और कितने परसेंटेज उसके बाद में ही फिर नई पोजीशन बनानी चाहिए। जो ट्रेल स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरी तरफ से रहेगा यहाँ पे 4350 वो स्टॉप लॉस शॉर्ट ट्रेल करके अपने पोजीशन को होल्ड करे और पार्शियली मुनाफा बांध देंगे वक्त पे। ये राय अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखे, स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करने की राय आपको मिलती हुई। लेकिन अब वक्त है खबरें और खबरों वाले शेयर्स जानने का। लेकिन आपको बता दें कि अब वो समय आ गया है भारतीय बाजार के लिए जहां पर हमारे रिसर्च डेस्क का काम काफ़ी बढ़ गया है। रिजल्ट सीजन आ गया है। अब खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि उसे हमें 2 हिस्सों में बांटना होगा। आशीषा है हमारे साथ जुड़ गई हैं और 2 हिस्सों में खबरों वाले शेयर्स, क्योंकि शुरुआत वो करने वाली हैं रिजल्ट्स के साथ और उसके बाद खबरें। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताएं रिजल्ट, स्कोर कार्ड और कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए किस तरह के सेटअप रिजल्ट के लिहाज से नजर आए। बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों में निफ्टी कंपनियों के नतीजे को जो मार्केट आवर्स के बाद आए उससे शुरुआत करते हैं और स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन्स पर, जहां पर एंजल वन, केईआई इंडस्ट्रीज, ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। एक्सिस बैंक, डेल्टा कॉर्प में कमजोरी दिखी, जिसके चलते वहां पर नेगेटिव एक्शन इस तिमाही और आज के सत्र में नजर आ सकता है। एल&टी फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और रोजारी बायोटेक अनुमान के मुताबिक रहे तो न्यूट्रल एक्शन यहां पर एक्सपेक्टेड है। एक करके एक सभी नतीजों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले एक्सिस बैंक पर फोकस करते हैं। नतीजे अनुमान से कमजोर रहे, कंपनी के प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आए इस तिमाही में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के नतीजों पर दिखा। अनुमान से कमजोर नतीजे, जिसके चलते एक्सिस बैंक नेट इंटरेस्ट इनकम में तेजी दिखी है 2% की सालाना आधार पर, लेकिन मुनाफे में गिरावट दिखी और 5090 करोड़ का मुनाफा अगर हम अनुमान से कंपेयर करें तो वो 5800 करोड़ के आसपास था। तो अनुमान से कमजोर नतीजे एक्सिस बैंक ने पेश किए हैं। इसके अलावा बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की। यहाँ पर मिले जुले नतीजे थे, लेकिन याद रखें वीएनबी मार्जिन्स जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो अनुमान से कमज़ोर थे और ये एक कंसर्न निकल कर आया। वीएनबी मार्जिन्स अगर हम आपके लिए स्क्रीन पर लेके आए तो 24.1% वर्सेस 24.3% जो कंपनी ने विच सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। तो अनुमान से कमज़ोर वीएनबी मार्जिन और ये एक हल्का सा कंसर्न रहा है एचडीएफसी लाइफ के नतीजों में। इसके अलावा रोजारी बायोटेक, इसके नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। ज़्यादा कोई मेजर ट्रिगर या मेजर एक्शन रोजारी बायोटेक के नतीजों में नहीं दिखा है। एबिटा 9% बढ़ा, मार्जिन्स में हल्की सी कमजोरी दिखी, 12.3% पर मार्जिन्स आते हुए नजर आए। डेल्टा कॉर्प, इसके नतीजे कमज़ोर थे। इनफैक्ट सालाना आधार पर डेल्टा कॉर्प ने डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू में आय हल्की सी बढ़ी, मुनाफा 7% बढ़ा, लेकिन एबिटा और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर गिरावट दिखी है। डेल्टा कॉर्प की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एबिटा इनफैक्ट 18% से गिरता हुआ नजर आया है, जिसके चलते यहाँ पर कमज़ोर नतीजे डेल्टा कॉर्प ने पेश किए हैं। एंजल वन नतीजे काफ़ी अच्छे रहे और मार्जिन्स बाउंस होते हुए नजर आए। काफ़ी अच्छी रिकवरी मार्जिन्स में दिखी इस तिमाही में। आय 5% तक बढ़ी सिक्वेंशियल बेसिस पर, मुनाफे में बढ़त दिखी और मार्जिन्स जो मैं बता रही थी 34.6% पर वर्सेस 24.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो मार्जिन्स में अच्छी खासी रिकवरी सिक्वेंशियल बेसिस पर दिखी है। केईआई इंडस्ट्रीज, शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं अक्रॉस द बोर्ड सभी पैरामीटर्स पर। आय बढ़ती हुई नजर आई, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, मुनाफे में 31% का ग्रोथ, आय में 20% का ग्रोथ और मार्जिन्स 9.9% पर स्टेडी रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी नतीजे काफ़ी अच्छे, रेवेन्यू में 35% का ग्रोथ और आय भी करीब 30% तक बढ़ती हुई नजर आई। तो अक्रॉस द बोर्ड समरी देखे तो मिले जुले से अच्छे नतीजे ही दिखे हैं। एक्सिस बैंक में हल्की सी कमजोरी दिखी, डेल्टा को अपने कमज़ोर नतीजे पेश किए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई मेजर नेगेटिव इस तिमाही में अब तक नतीजों में नहीं दिखा है। बिल्कुल, तो चलिए ये तो नतीजों का स्कोर कार्ड और साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो आए, इसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स भी शामिल रहे, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज और साथ साथ एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भी रहे जिस पर फोकस रहेगा। एमआरपीएल, केईआई इंडस्ट्रीज, ओबेरॉय रियल्टी, सारे नंबर्स को डिस्कस भी करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन आशीषा, अब आप बताइए खबरों के दम पर बाजार बंद होने के बाद कल किस तरह का एक्शन दिखा, उसमें से इम्पोर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज क्या हैं?
सबसे पहले GMR एयरपोर्ट ऑपरेशनल अपडेट आया और यहाँ पर कमजोरी दिखी। दूसरी तिमाही में पैसेंजर लोड 7.5% तक गिरता हुआ नजर आया और सितंबर में भी 1.5% की गिरावट दिखी। KEC इंटरनेशनल कंपनी को 1040 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं सऊदी अरेबिया से। तीसरा ऑर्डर है पिछले 5 दिनों में, तो पॉजिटिव एक्शन नजर आएगा। हिंदुस्तान फूड्स कंपनी ने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है, 30 करोड़ राधा का इन्वेस्टमेंट आइसक्रीम कोन मैन्युफैक्चरिंग में। BEL कंपनी को 600 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। एमटार टेक जहां पर कंपनी को इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है करीब 70 करोड़ रुपए का, तो एमटार टेक, BEL और इसके अलावा KEC इंटरनेशनल तीनों ही स्टॉक्स ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में रहेंगे। NTPC ग्रीन एनर्जी कंपनी ने सोलर कैपेसिटी ऐड की है करीब 12.5 मेगावाट की। RBL बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 18 अक्टूबर को फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर करने के लिए, तो ये RBL बैंक यहाँ पर अपनी नज़र रखें। और TVS मोटर, TVS अपाचे RTX बिल्ट उन्होंने लॉन्च किया है। 1.99 लाख से इंट्रोडक्टरी प्राइस होगी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपाचे RTX, जिसके चलते TVS मोटर में भी पॉजिटिव एक्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो ये तमाम शेयर और तमाम ये रिजल्ट्स आज फोकस में रहेंगे और एक एक करके इस पर हम एक्सपर्ट्स के व्यू भी लेंगे और आपकी रणनीति बनाएंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर हैं, वो कहाँ पर बुलिश या फिर बेरिश हैं, और इसकी पूरी की पूरी सूची लेकर हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए कहाँ पर नजर है? जी हाँ, ब्रोकरेजेस का क्या कहना है देख लेते हैं। कल HDFC लाइफ ने अपने क्वार्टर 2 के नतीजे दिए हैं, इनलाइन नतीजे रहे हैं और 2 ब्रोकरेजेस ने भी अपनी राय दी है। नुवामा ने HDFC लाइफ पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने कम किया है, 920 से घटाकर 910 का कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी HDFC लाइफ पर अपनी राय रखी है, खरीदारी की राय यहाँ से भी बरकरार रही है, लेकिन टारगेट प्राइस को 900 से घटाकर 865 का कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी HDFC AMC पर राय दी है, इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस 5280 से बढ़ाकर 5400 का टारगेट प्राइस इन्होंने कर दिया है। नुवामा ने HDFC AMC पर अपनी राय दी है, खरीदारी की राय बरकरार है, लेकिन टारगेट प्राइस को रिवाइज किया है, 6530 से बढ़ाकर 7020 का इन्होंने नया टारगेट प्राइस दिया है। टाटा कम्युनिकेशंस पर नुवामा ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 220 से बढ़ाकर 235 का दिया है। इनके अनुसार अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए, कंपनी ने डिजिटल ग्रोथ से डेटा रेवेन्यू 7% तक बढ़ा है। KEI इंडस्ट्रीज पर भी नुवामा ने अपनी राय दी है, खरीदारी की राय बरकरार है, वहीं टारगेट प्राइस जो है 4450 प्रति शेयर का है। मजबूत तिमाही, अच्छे रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ यहां पर नुवामा को नजर आई है KEI इंडस्ट्रीज में। hyundai मोटर इंडिया पर नुवामा ने अपनी राय दी है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 3200 रुपए प्रति शेयर का दिया है। FY 2030 तक 26 मॉडल कंपनी उतारने के लिए यहां पर तैयार है। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए, और फटाफट आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आपकी जो खबरों वाले शेयर हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसमें आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। हमारे साथ एक और दिग्गज मेहमान जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनीज को लेकर। एक्सिस बैंक से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर हम NII की बात करें तो इसमें करीब 2% की बढ़ोतरी है, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि ये गिरावट आई है और 24% मुनाफा गिरा है। NPAs हालांकि थोड़े सॉफ्ट ही रहे हैं, सपाट रहे हैं। मयूरेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक्सिस बैंक हमने देखा नतीजों से पहले शेयर ने थोड़ा मोड़ा जोश दिखाया था, आपने कैसे रीड किया नंबर्स को? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस ऊपर ही है नतीजे। थोड़े सॉफ्ट रहने की उम्मीद बाजार लगाए बैठ रहा था और थोड़े सॉफ्ट ही आए हैं, बट एक्सपेक्टेशन मार्केट की यही है कि अभी Q3 ऑनवर्ड्स एक जो कासा डिटोरेशन हमने देखा है, जो एक नेम कॉम्प्रेशन हमने देखा है, जितनी आई थिंक टेक्निकल राइट ऑफ हुए हैं स्पेसिफिकली एसेट क्वालिटी को लेके, क्या अगले 1-2-3 तिमाहियों में आई थिंक वो एक राइट बैक होते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और जितनी आई थिंक एक एक्सेस प्रोविजनिंग बैलेंस शीट पे की है, आई थिंक दैट इज अ बफर दैट इज प्रोबेबली गेटिंग क्रिएटेड on the aspects of asset quality में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइंस ऊपर है, तो मिक्स सेट ऑफ नतीजे में मार के चलता हूँ इसको। आई थिंक PSU banks, अभिषेक जी, have given a better set of numbers in market. गुड मॉर्निंग टू यू। मिक्स्ड नंबर्स हैं।
ठीक है, लेकिन आगे जरा बढ़ते हैं। एक एक कंपनी जिसके नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं और ये जो पूरी थीम है ये फोकस में भी है, और वो है कैपिटल मार्केट वाली। एंजल वन के अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो वो तो करीब 5% बढ़ा है, लेकिन मुनाफे में गजब की ग्रोथ है, करीब 85% ऊपर मुनाफा इनका गया है। और अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी बड़ी सॉलिड रिकवरी है 10% आसपास मार्जिन उन्होंने इंप्रूव किया है। एंजल वन अच्छी तेजी हाल फिलहाल हमने देखी है तमाम कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स में। इस पर कुणाल जी आपसे व्यू चाहिए, क्या करना चाहिए शेयर में? आज हो सकता है कि ये गैप के साथ खुले, गैप के बाद भी क्या चेज करना है इसको? वेल एंजल वन की बात करें तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। आप देखिए कि स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई है। इतना ही नहीं, स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दे दिया है। जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि आज गैप ओपनिंग भी हो सकता है, बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक 2600 एंड 2600 का ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे 2730 तक के भी लेवल अभिषेक जी आपको स्टॉक दिखा सकता है। इतना ही नहीं, अभिषेक जी अपने परसों यानी 14 अक्टूबर को एंजल वन दिया था 80 नाउ पे, आपके ही चैनल पे दिया था, 2400 पे दिया था, 2455 का पहला टारगेट और 2540 का दूसरा टारगेट। तो कल तो पहला टारगेट अचीव हो चुका है, दूसरा टारगेट भी मुझे लग रहा है कि आज अचीव हो जाएगा। अगर ये ट्रेडिंग के लिए लिया है तो बट ऑब्वियसली अगर दूसरा टारगेट अचीव होता है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो घबराने वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से रैली ये स्टॉक में देखने को मिल रही है, ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे 3000 के भी लेवल टच कर सकता है। याद है आपके रेडार पर रहा है स्टॉक का अच्छी मजबूती, और अब न्यूज़ फ्लो का एक्शन भी है आज बाजार खुलने के साथ जो नजर आएगा। कल के सत्र में भी 1.5% की तेजी हमने देखी है। चलिए बाजार खुलने के साथ साथ इस पर नजर रहेगी और रिविजिट कर कुणाल से फिर राय भी हम लेंगे। लेकिन मयूरेश, गुड मॉर्निंग टू यू। और आईटी सेक्टर पर एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, अभी जो पिछले नंबर्स आए हैं आईटी मेजर्स के उसके बाद निकल कर आए हैं, जिस पर आपसे आपका नज़रिया मैं जानना चाहूँगी। देखिए विप्रो, एलटीआई माइंट्री, इन्फोसिस, इनके नंबर्स स्लेटेड हैं, लेकिन टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन तमाम कंपनियों के जब नतीजे आए, एक हाँ सेंटिमेंट कह सकते हैं कि बुलिश हुए ज़रूर सेक्टर को लेकर। दूसरा ये था कि कंपनियां जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट में लगातार डेवलपमेंट की कोशिश कर रही है, और इसी तर्ज पर आईटी मेजर्स लाइक टीसीएस लगातार अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वर्कफोर्स भी इस तरह की वो हायर करना चाहते हैं जो एआई एनेबल्ड हो। इस पूरे डेवलपमेंटल चेंज को किस तरह से देखना चाहिए, और आईटी सेक्टर के लिए ओवरऑल फिर नजरिया आपकी तरफ से क्या बन रहा है? थैंक यू मानसी। नहीं, थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा इसमें, दो तीन की रीजंस के वजह से। एक, आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो एक ट्रांजिशन होगा स्पेसिफिकली आई थिंक एआई को लेके, क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ मैसिव ट्रांजिशन। मैं पिछले हफ्ते ही बैंगलोर में था, जो टेक कैपिटल माना जाता है अपने देश का, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, वेंडर्स, और हम भी जो इंटरनल काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एजेंटिक एआई एजेंट्स को लेके, आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी टुवर्ड्स क्रिएटिंग दीज प्लेटफॉर्म्स, हम जो इंटरनली, हमारी तो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो एक इंटरनली जो अपस्किलिंग देख रहे हैं हमारे खुद के एम्प्लॉयज का, एक टाइमलाइन बना के चल रहे हैं। तो बड़े आईटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो आई थिंक जो एक कॉस्ट और टाइम कमिटमेंट रहेगी ये सिग्निफिकेंट रहेगी इफ यू हैव टू कॉम्पीट विद द वर्ल्ड। दूसरा, आई थिंक ऐसे नहीं है कि आउटसोर्सिंग मॉडल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब, वो यूएस कॉन्टेक्स्ट में हो, लैटिन अमेरिका में हो, यूरोप में हो, जिसे ऑटोमेशन की जरूरत है, जहाँ पे हमारी जो दिग्गज प्लेयर्स हैं आई थिंक दे विल कंट्रीब्यूट क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और इसलिए ऑर्डर्स आते रहेंगे, मार्जिन्स भी डिसेंट रहेंगी। बट एक जो हम सोचते हैं कि एक एक्सपेंशन होगा बिकॉज ऑफ न्यूअर प्लेटफॉर्म्स गेटिंग क्रिएटेड, न्यूअर टेक्नोलॉजीज दैट आर गेटिंग बिल्ट इन, वो शायद ये कंपनीज को थोड़ा रैंप अप करना पड़ेगा फ्रॉम द टिपिकल ओल्ड आउटसोर्सिंग मॉडल। तीसरा, ये सारी एस्पेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्जिन्स के ऊपर, क्या प्रभाव पड़ सकता है? शायद मार्जिन्स एक रेंज बाउंड रहेंगी फॉर आईटी कंपनीज फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम, और इसलिए आई थिंक एक आउट परफॉर्मेंस उम्मीद करना रिजल्ट्स के हिसाब से थोड़ा आउटलैंडिश सा हो जाएगा। इसलिए आई थिंक जो कंपनीज थोड़ा बेहतर काम कर रही है, जो फास्टर है, जो अजाइल है, जो अडेप्ट कर रही है, जो अडेप्ट कर रही है नए टेक्नोलॉजीज को, जो एम्ब्रेस कर रही है, और जो नए टेक्नोलॉजीज को मार्केट में जल्दी ला रही है टू देयर क्लाइंट्स इटसेल्फ, आई थिंक दोज कंपनीज कैन प्रोबेबली आउट परफॉर्म फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एम्फोसिस जैसा स्टॉक है जहाँ पे ये काफी चीजें हो रही है। परसिस्टेंट ने कल अच्छे नंबर्स डिलीवर किए थे, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क,
as far as these technologies are concerned. और इसलिए मुझे लगता है जैसे मैं कह रहा था, worst is over in terms of price for the sector, but stock specific action अगर आप रखेंगे तो शायद थोड़ा परफॉर्मेंस देखेंगे। बिल्कुल परसिस्टेंट सिस्टम्स तो कल इनफैक्ट खिलाड़ी स्टॉक ही रहा। आईटी मिड कैप आईटी प्लेस पर लगातार बातचीत भी हो रही थी और उसमें परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स के बाद वन साइड अप मूव इस स्टॉक ने दिखाए। 572233 के लेवल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड करता रहा। 8% की तेजी पर हमने क्लोजिंग भी टुवर्ड्स डे हाई ही देखी। लेकिन आईटी की ही जहां बात चल रही है, कुणाल आपसे जानना चाहूँगी, टाटा कम्युनिकेशंस के भी नंबर्स कल आते हुए दिखे और आईटी सेक्टर में जहां नतीजे आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आईटी कंपनियों पर फोकस है ज़रूर। लाइक्स ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस नंबर्स ठीक थे, मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी, रेवेन्यू बढ़े ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और मार्जिन्स जो है इंटैक्ट रहे। स्टॉक में एक मूवमेंट भी थी, 4-4.5% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। एक और स्टॉक जेंजार टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छी मूव दिखाता रहता है। कल के सत्र में हालांकि गिरावट भरी चाल भी थी एंड टुवर्ड्स क्लोजिंग वापस से तेजी की तरफ लौटता हुआ। इन स्टॉक्स पर राय क्या रहेगी? सबसे पहले जेंसार टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। 756 के अराउंड क्लोजिंग है एंड स्टॉक में ऐसा कुछ खास कन्विक्शन नहीं लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी करके चला जाए। ऐसे भी स्टॉक 100 डेज एमए के नीचे ट्रेड हो रहा है और लाइकली चांसेस है कि यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है एंड उसके बेस पे स्टॉक लोअर लेवल पे 704 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो जेंसार टेक्नोलॉजीज को अवॉइड करके चलने की सलाह है। सामने अगर मैं टाटा कम्युनिकेशन की बात करूं तो कल के दिन में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। इतना ही नहीं है कि मैं वॉल्यूम एक्टिविटी की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम हुआ है। स्टॉक 1955 के अराउंड क्लोज हुआ है, बट रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ये स्टॉक में फिलहाल नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं रहेगी। अगर ऑलरेडी आपकी पोजीशन है तो आप उसको होल्ड करके चल सकते हो। ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करें तो ऊपरी लेवल पे 2070 का पहला टारगेट है और जैसे ये ब्रेक होता है आपको 2177 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है एंड लोअर लेवल पे टाइमिंग के लिए जो सपोर्ट आ सकता है वो 1890 का है। टाटा कम्युनिकेशंस यहाँ पर कन्विक्शन है। 4% के गेंस हमने देखे थे। आज बाजार खुलने के साथ एक बार इस पर नजर रहेगी और जेंजार टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। पोजीशन से इंटैक्ट रखी जा सकती है, नई पोजीशन के लिए कन्विक्शन नहीं बन रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे कुणाल, रत्नेश और मयूरेश हमारे साथ बने रहेंगे। मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे, बाजार की शुरुआत पर होगी नजर। एक ब्रेक के उस पार बस यूं गए और यूं आए। नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। यहाँ से चंद मिनटों में भारतीय बाजार के प्री ओपन लेवल्स खुलते नजर आएंगे, उन्हें सेटल होने देंगे और उसके बाद एक्सपर्ट से उस पर राय लेंगे। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार से संकेत भी हमारे हक में हैं। एफआईएस का बाइंग इंटरेस्ट भले ही छोटा ही क्वांटम हो लेकिन नजर आ रहा है। रुपए की चाल में कल हमने मजबूती देखी थी, आज सुबह रुपए की ओपनिंग पर रहेगा फोकस और बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स की चाल, सोने चांदी का हाल लगातार नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर कामकाज करता हुआ आज भारतीय बाजार जब खुलेंगे वहां पर भी फोकस रहेगा। कमोडिटी मार्केट से लेकर मार्केट की महारथी से लेकर फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया, सब कुछ यहाँ से 1.5 घंटे आपके लिए हम पेश करने वाले हैं। इस वक्त बाजार के प्री ओपन लेवल्स में करीब 1.5 मिनट का समय बचा है। प्री ओपन लेवल्स का इंतजार है जरूर, लेकिन आज का सेशन जो है रिजल्ट हैवी सेशन है। इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स आज के सत्र में पोस्ट होते दिखेंगे। आईटी सेक्टर की कंपनियों के नतीजे तो लगातार हम देख ही रहे हैं। बाजार में इस वक्त आईटी मेजर्स और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेस के नंबर्स हैं। इसी कड़ी में साइंट, विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री सारे नतीजे आज के सत्र में स्लेटेड हैं। इसके अलावा एफएमसीजी मेजर नेस्ले के नंबर्स पर फोकस रखिएगा। अनुमान भी हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। नतीजे आने पर कंपनी के रिव्यूज़ भी और रिजल्ट रिव्यूज़ आपके सामने होंगे। इटर्नल और जियो फाइनेंस, ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनियां जिसके नंबर्स, इसके अलावा कैश सेगमेंट की भी एक लंबी फहरिस्त है जिसके नतीजों पर फोकस रहेगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट की पैनल भी लगातार बनी हुई है। बाजार में हर डेवलपमेंट पर उनकी राय और उनकी एनालिसिस सटीक और सही हमारे सामने रख रहे हैं। कुणाल परार है, रत्नेश गोयल है, मयूरेश जोशी हैं। तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं।
मयूरेश विल स्टार्ट विथ यू। इटर्नल की जहां हम बात कर रहे थे, फूड डिलीवरी स्पेस और कंजम्पशन पर एक टेक ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से फूड डिलीवरी, नॉट जस्ट फूड डिलीवरी लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन की चाल, डिमांड में तो बढ़ोतरी दिखेगी ही। फेस्टिवल सीजन इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड लाइक अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। तो किस तरह से देख रहे हैं कंजम्पशन ऑफ फूड डिलीवरी स्पेस में इटर्नल, बिकॉज नंबर्स आने वाले हैं, किस तरह का टेक है आपका? 2% की तेज़ी पर हमने कल क्लोजिंग देखी है। मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह सकता है मानसी, और इसलिए आई थिंक वैल्यूएशंस भले महंगे हो, वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं होगी, बट जिनके पास है बिल्कुल मोमेंटम राइड कर सकते हैं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक फेस्टिव सीजन का आगाज होते ही आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द क्विक कॉमर्स बट इवन द फूड डिलीवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्चुअली डूइंग वेल। इन्होंने जो एक्सेलरेट किए हैं डार्क स्टोर ओपनिंग्स अगले 1 या 2 तिमाही में, आई थिंक वो एक्सेलरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो एक फास्टर रेट ऑफ अडॉप्शन था उसके वजह से वापस थोड़ी मार पड़ रही थी नंबर्स के ऊपर। तो जैसे आई थिंक एक कंप्लीशन स्टेज तक पहुंच जाएगा विद इन अ क्वार्टर और 2, आई थिंक अगले 6 या 9 और 2 या 3 क्वार्टर्स में, 6 या 9 महीनों में आई थिंक वापस थोड़ी स्टेबिलिटी देखी जा सकती है नंबर्स में। बट एज फार एज द फेस्टिव सीजन इज कंसर्न, मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स थोड़े माइंड बॉगलिंग हो सकते हैं, एंड वी कैन प्रॉब्ली हियर दोज नंबर्स आउट कि दिवाली के दिन पे कितनी डिलीवरीज की, कितनी फूड डिलीवरीज की कितने मिठाइयों के आई थिंक ऑर्डर्स इनको मिले थे। आई थिंक ये दिवाली में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है आई थिंक एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवाली हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फूड डिलीवरी। तो चलिए ये क्विक कॉमर्स काउंटर्स पर रखते हैं नज़र, और जी हाँ, नतीजों के दम पर इटर्नल भी फोकस में रहेगा। बट इसी के साथ साथ क्योंकि बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक के नतीजों का एक रिएक्शन तो ज़रूर हम देखेंगे, बट इसी के साथ साथ अन्य बैंकिंग मेजर्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि ये हफ्ते लगभग आप देखिए 5 से 6 दिग्गज बैंकिंग अर्निंग्स जो हैं आती हुई दिखेंगी, और सभी काउंटर्स जो हैं वो हैवी वेट देखने को मिलेंगे। बट एक बार कुणाल, आपसे खास तौर से राय चाहिए कुछ एक काउंटर्स जैसे कि फेडरल बैंक, क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ ये काउंटर ऊपर जा रहा है, और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए अपने लेवल्स बताइए, क्योंकि अगर एक्सिस बैंक से सपोर्ट मिला और उसकी अर्निंग से क्यूज लेते हुए बाकी बैंक्स जो हैं रिएक्ट करेंगे, तो कोई प्रेफर्ड पिक आपकी, और ख़ास तौर से इन दो पर आपका क्या नज़रिया होगा? पहले फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया रैली स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक एक टाइम पे 190 के अराउंड था, एंड वहां से 217 तक की जर्नी ये स्टॉक ने बहुत ही बखूबी से कंप्लीट की है ना। वो नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क ग्रोथ नई खरीदारी के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करके चल सकते हैं ऊपरी लेवल पे 220, और जिस दिन 220 क्रॉस करेगा आपको एक अच्छी खासी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे ये स्टॉक आपको तकरीबन 238 तक के लेवल दिखा सकता है। सामने कोटक बैंक की बात करें, कोटक बैंक में भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। पिछले लगातार 1 हफ्ते से 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इतना ही नहीं, स्टॉक कहीं ना कहीं एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, एंड उसका कंफर्मेशन हमें ऊपरी लेवल पे 2170 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल इसको अवॉइड करें। 2170 के ऊपर जैसे ये स्टॉक जाता है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। वहां से तकरीबन 100 पॉइंट की आपको एक रैली देखने को मिल सकती है, यानी कि आप कह सकते हो कि 2270 से लेकर 2300 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। सो ये स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में रखना है। 2170 के ऊपर जैसे स्टॉक जाता है आपको वहां पे खरीदारी करके चलना है। और अगर मेरा प्रेफर्ड पिक की बात करें तो फिलहाल मेरा जो व्यू है HDFC बैंक में है। पिछले कई दिनों से नो डाउट स्टॉक रेंज बाउंड मोमेंटम में है, बट लगातार अच्छे खासे सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लोअर लेवल पे स्टॉक ने ऑलरेडी 940 का सपोर्ट ले लिया था, जो पहले एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था। नाउ स्टॉक फिलहाल 978 के अराउंड है। 940 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट हमें ऊपरी लेवल पे 1010 का देखने को मिल सकता है। 1010 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 1060 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो HDFC बैंक एज ए प्रीफर्ड पिक मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। कोटक और फेडरल पर हमने राय जानी, बट HDFC बैंक जो है प्रेफर्ड पिक आता हुआ कुणाल परार की तरफ से। पर आज एक और खबरों वाला शेयर केन्स टेक्नोलॉजीज भी फोकस में रहेगा, क्योंकि मयूरेश यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये है कि इनकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जो है पहली चिप निकलती हुई दिखी है। इनकी सानंद फैसिलिटी से कई समय से इसका इंतज़ार था, और हम सब जानते थे कि केन्स टेक किस तरीके से चिप टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। बट मयूरेश, ये जो पहली चिप प्लान से आना, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या इसको लेकर जो पूरा एक्साइटमेंट है,
क्या आपको लगता है वो ऑलरेडी प्राइस में है, या फिर अब जब ये प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, ये चीज़ें प्लांट में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा और बढ़ रहा है कंपनी की कैपेबिलिटी पे? मॉर्निंग सृष्टि। मॉर्निंग। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर रह सकता है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि आई थिंक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम जो आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं इवन इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट, आई थिंक एक बहुत बड़ी खबर मानी जाएगी। और जैसे कैपेसिटीज बिल्टअप होंगी केन्स की, नॉट जस्ट इन सेमीकंडक्टर, आई थिंक ये जो ओडीएम फैसिलिटीज बिल्टअप कर रही है विच इज द ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, काफी क्लाइंट्स के लिए, वो टेलीकॉम क्षेत्र से हो या टेलीविजन क्षेत्र से हो, यहाँ पे मार्जिन्स बेहतर रहते हैं। हालांकि आई थिंक प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यूज अभी काफी कम है, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एज थिंग्स इम्प्रूव, कहीं ना कहीं आई थिंक रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। तो आई थिंक काफी पॉजिटिव खबर मैं मान के चलता हूँ। एंड ईएमएस एज अ स्पेस आई थिंक हैज रियली इवॉल्व्ड, और काफी कुछ चीजें हैं। मेरा मानना ये भी है सृष्टि, कहते हैं ऐसे काफी छोटे छोटे सब सेगमेंट्स है काफी सेक्टर्स में, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग अप विद टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जो काफी सहारा देगा भारत के आत्मनिर्भर। जी ठीक है, तो ये केन्स टेक को लेकर और ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनीज को लेकर ये व्यू। बाजार में हम देखने बड़ा इंटरेस्टिंग प्री ओपन है और उसमें एक्सिस बैंक करीब 4% ऊपर दिखाई दे रहा है। नंबर्स मयूरेश जी कह रहे थे कि अनुमान के मुताबिक है, हम कह रहे थे कि नहीं थोड़ा कमजोर ही है, लेकिन शेयर फिलहाल आपको 4% ऊपर दिखाई देगा। देखते हैं कि 2 से 3 मिनट के बाद ये लेवल सेटल हो जाएंगे, ये कहां पर सेटल होते हैं। लेकिन फिलहाल निफ्टी करीब करीब 50 अंक ऊपर दिख रहा है। और एक और शेयर जो मजबूत है वो है टाटा मोटर का। अब तो डिमर्ज्ड होने के बाद ये ट्रेड कर रहा शेयर 2% ऊपर आपको दिखाई देगा। लेकिन कल हमने देखा था कि एक स्पेस में जहां बाइंग अच्छी हो रही थी वो था रियल एस्टेट का, और आज ओबरॉय रियल्टी के नतीजे हमारे सामने हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें करीब 35% की ग्रोथ है मुनाफे में और एबिटा दोनों में, कामकाजी मुनाफा और मुनाफा दोनों 29% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर की ये फिगर है। कल हमने देखा था कि 2% के आसपास की तेजी शेयर में बनी थी। ओबरॉय रियल्टी, इसको लेकर कुणाल जी आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि कल बाकी सारे के सारे शेयर चले, ये थोड़ा कम चला, आज हो सकता है कि इसका दिन हो, गैप के साथ खुलेगा। दिक्कत ये क्या रणनीति अपनाए इसमें? रणनीति की बात करें तो बटरवेज की फिलहाल रणनीति जो होगी वो थोड़ा सा वेटिव वॉच करके चलने की होगी। 1610 के अराउंड ये स्टॉक ओपन होने जा रहा है एंड नो डाउट कल के दिन में एक चमक हमें देखने को मिली रियलिटी सेक्टर में, और इसी तर्ज पे हमने गोदरेज प्रॉपर्टी भी सजेस्ट किया हुआ है। अगर मैं ओबरॉय रियलिटी की बात करूँ तो थोड़ा सा वेटिव वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। नो डाउट स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया हुआ है, पहले भी स्टॉक ने 1550 के अराउंड का सपोर्ट लिया था और वहां से स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 1700 तक के लेवल भी दिखाए थे। अगर ओपनिंग में स्टॉक अगर इसी लेवल पे सस्टेन होता है तो फिर खरीदारी करके चलने की सलाह है, वरना तो ऐसे स्टॉक 1675 के अराउंड ओपनिंग होने की हमें यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है। सो जिनके पास ऑलरेडी खरीदारी है उनको होल्ड करके चलने की सलाह है, नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। पास है वो निश्चित तौर पर इसको होल्ड करें, जिनके पास नहीं है थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम तेज़ी देख चुके हैं और आज ही बड़ी तेज़ी पर खुलने के संकेत दे रहा है। करीब करीब 6% ऊपर ये शेयर दिखाई दे रहा है। 1700 रुपये के आसपास की ओपनिंग होने जा रही है इसकी। निफ्टी के लेवल लगभग सेटल हो गए हैं, करीब करीब 70-72 अंक ऊपर ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। 25,400 के बेहद करीब खुलेगा निफ्टी। एक राय आपसे रत्नेश जी चाहिए जरा निफ्टी को लेकर। 25,400 के आसपास भी खुले तो जो नए ट्रेडर हैं क्या उनको एंट्री करनी चाहिए? क्या इस पर आपका व्यू होगा? बिल्कुल, 25,400 के आसपास खुल रही है तो व्यू था कि 25,350 का एक सप्लाई रहेगा, उसके बाद में 25,450 से 2 लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जो नए ट्रेडर है तो एक 10 मिनट वेट करें, 25,380 25,360 के आसपास में मिलती है तो वहाँ पे जरूर खरीदारी करना चाहिए। वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठा रहेगा, हम वहाँ पे 25,320 का एक स्टॉप लॉस लगा कर फिर एक खरीदारी 25,450 तक के टारगेट के लिए करी जा सकती है। ठीक है।
इस बीच करेंसी की ओपनिंग पर भी फोकस होना चाहिए। रुपये की शुरुआत हो चुकी है 27 पैसे की मजबूती के साथ। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है मजबूत खुला है। 87 रुपये और 75 पैसे पर रुपए की शुरुआत जो है होती हुई नजर आई है। याद कीजिए कल के सत्र में भी 54 पैसे की मजबूती पर रुपए की ओपनिंग हुई थी और आज के सत्र में भी 27 पैसे की मजबूती। और वन ऑफ द रीजंस कल भी हम आपको बता रहे थे कि करेंसी में जो स्ट्रेंथ है वो भारतीय बाजार को काफ़ी पसंद आ रही है। अब आज के सत्र में भी 27 पैसे की मजबूती के साथ रुपए का खुलना। देखते हैं सेंटिमेंट्स कैसे होते हैं यहाँ से बाजार के लिए। इस बीच एक्सिस बैंक पर भी नजर रखिएगा ज़रूर। एक्सिस बैंक आज न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस रेडार पर रहेगा। प्री ओपन में अगर आप देखेंगे 4% की तेज़ी के साथ एक्सिस बैंक में लेवल बेस कामकाज देखने को मिला है। कमज़ोर रहे हैं वैसे देखा जाए तो। ब्याज आय में 2% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा घटा है। बावजूद इसके एक्सिस बैंक के स्टॉक प्राइस में ये मजबूती है। इस पर फोकस करेंगे, नजर रखेंगे। रिजल्ट बैक्ड एक्शन कुछ तमाम प्लेयर्स हैं जो कि सरप्राइजिंग एक्शन भी दिखा रहे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक। नंबर्स हर पैरामीटर पर स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मजबूती के साथ ही एक्सिस बैंक खुलने की तैयारी करता हुआ। भारतीय बाजार भी मजबूती के साथ ही खुलने की पूरी तैयारी करते हुए। और जैसे मैं बता रही हूँ कि कुछ तमाम प्लेयर्स हैं जो कि रिजल्ट बैक्ड एक्शन विपरीत एक्शन दिखाते हैं। वन सच इज थायरोकेयर। कल के सत्र में नतीजे आए मजबूत, काफ़ी मजबूत नतीजे थे। कुणाल, आपसे एक टेक जानना चाहूँगी। मुनाफे में करीब 80% की बढ़त देखने को मिली। स्टॉक में मूव था, लेकिन उसके बाद गेंस फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आए। बिल्कुल कोई कारण नहीं नजर आ रहा था इतने मजबूत नतीजों के बावजूद ऐसा क्यों हुआ। लेकिन थायरोकेयर पर राय क्या होगी आपकी? थायरोकेयर की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रही थी कल के दिन में, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम भी स्टॉक में हमें कल को देखने को मिला। फिलहाल स्टॉक 1250 के अराउंड यहाँ पे ओपनिंग होते हुए हमें देखने को मिल रही है। एंड थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह है, क्योंकि कल जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली वो वॉलेटिलिटी सेटल डाउन होनी बहुत जरूरी है, ताकि हमें एक क्लियर डायरेक्शन देखने को मिले। नो डाउट स्टॉक काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है 100 डेज मूविंग एवरेज के अराउंड, पर थोड़ा सा सेटल डाउन होना जरूरी है। अगर स्टॉक गिरावट में 1210 के अराउंड आता है एंड इसी लेवल पे क्लोज आता है, तो फिर हम यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। कल के दिन में लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके जाएंगे वो 1160 का रहेगा। एंड ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करें तो अगेन ये स्टॉक आपको 1380 से लेके 1400 तक के लेवल दिखा सकता है। से लेके 1400 तक के लेवल्स, यानी कि फर्दर अपसाइड बिल्कुल पॉसिबल है। और रिजल्ट अभी यही इंडिकेशंस दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स थे। कल के सेशन में हमने वॉलेटिलिटी देखी ज़रूर, लेकिन ओवरऑल सेटअप जो है पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और यहाँ से फर्दर 1400 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। दमखम रखता ज़रूर है। इस के साथ साथ अब सोने चांदी आप में भी एक बार ट्रेड्स खुलते हुए दिखे और हर रोज़ की तरह फिर से रिकॉर्ड लेवल्स पर सोने और चांदी के वायदे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लगातार बढ़त के साथ कामकाज प्रेशस मेटल्स बुलियन मार्केट पर देखने को मिले हैं। कल हमने देखा था 1,27,500 का रिकॉर्ड तोड़ा था। आज के सत्र में भी सोना जो है ये रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 1,27,870 के लेवल पर ये इस वक्त खुलता हुआ 650 रुपये की मजबूती यहाँ पर। सिल्वर भी अगर देखेंगे 1,63,688 नेक टू नेक चल रहे हैं। 1500 अंकों की बढ़त वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। प्रेशस मेटल्स में काफ़ी चमक नजर आ रही है। गौरव शर्मा हमारे साथ हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी तरफ से आपके ओपनिंग ट्रेड्स, बाजार खुलने से पहले आपके ट्रेड्स क्या होंगे? मॉर्निंग। तो जो पहले दो शेयर्स जो मैंने आज के लिए चुने हैं, फर्स्ट स्टॉक है दैट इज स्टार हेल्थ। करंट मार्केट पे लगभग 480-85 के रेंज में इसका ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। इसमें बाई की सलाह रहेगी। 470 रुपए का मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूं और 520 और 540 के ये दो टारगेट्स मैं सजेस्ट करूंगा। थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग कॉल है, 1 से 2 हफ्ते का इसका टाइम फ्रेम रहेगा। जो दूसरा स्टॉक मैंने आज के लिए चुना है दैट इज होम फर्स्ट फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। 1263 के अराउंड की इसकी क्लोजिंग हुई थी। करंट मार्केट जो ओपनिंग होगा उस पर बाई की सलाह रहेगी। 1220 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 1375 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। दो शेयर होंगे गुरुजी की तरफ से। स्टार हेल्थ भी उन्होंने रेकमेंड किया है 520 और 540 के टारगेट के लिए। 470 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और होम फर्स्ट फाइनेंस ये दूसरा शेयर है, इसके लिए टारगेट होगा 1375 रुपए का। 1220 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें चलना है। बाजार की देखिए शुरुआत अच्छी होने जा रही है। कल की हमने तेजी देखी करीब 170 अंकों की। आज 70 अंकों की तेजी निफ्टी पर दिखाई दे रही है। प्री ऊपर में ये लेवल सेटल हुए हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 340 अंक ऊपर निफ्टी बैंक की शुरुआत होने जा रही है। एक्सिस बैंक 4% ऊपर ये शेयर खुलेगा।
गौरव जी, एक जरा व्यू आप एक्सिस बैंक पर दीजिए। एक्सिस बैंक थोड़ा उम्मीदों के विपरीत जाकर आज प्रदर्शन कर रहा है, 4% ऊपर खुल रहा है। क्या करेंगे? ये ऊपर खुलने के बाद भी आप इसमें तेजी की सलाह देंगे या जिनके पास है वो तेजी अपनी होल्ड करें इसमें? आई थिंक थोड़ा ओपनिंग के बाद थोड़ी देर वेट करना चाहिए। ये देखना जरूरी है कि इन लेवल्स पे होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे इम्प्लाइड ओपन 1200 के ऊपर का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा पोस्ट कर रहा है यहाँ पे। 1200 बहुत अच्छा कंजेशन का ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर सस्टेन कर जाता है उस लेवल पे तो एक फर्दर अपमूव टुवर्ड्स 1240 का हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये वापस फिजल डाउन करके 1160 के करीब या उसके लोअर लेवल्स पे आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि पहले कैसे 15 मिनट में ट्रेड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना। ठीक है, पहले 15 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि एक्सिस बैंक में किस तरह की मूव्स हम देखते हैं। लेकिन चलिए, बाजार की शुरुआत होने वाली है और उस तरफ बढ़ेंगे और निफ्टी 70 अंकों पर खुलेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो 340 अंकों की तेजी पर शुरुआत होने की उम्मीद है। और निफ्टी में आज एक्सिस बैंक के अलावा जो शेयर अच्छा मूव दिखा रहे हैं वो हैं हीरो मोटो और टाटा मोटर, करीब 0.25% से लेकर 1% ऊपर खुलेंगे। इटर्नल हो सकता है कि आज आपको फ्रेश हाइज फिर से दिखाए। कमजोरी वाले कोई शेयर खास ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व में करीब 0.25% की नरमी पर शुरुआत होने की उम्मीद है। तो ओपनिंग के लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। 77 अंकों पर खुलने के बाद निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 350 अंकों की मजबूती पर निफ्टी बैंक ने शुरुआत की है। 0.25% ऊपर निफ्टी, उसके डबल निफ्टी बैंक 57,000 का लेवल निफ्टी बैंक ने दिखा दिया। तो हमने बार बार कहा था कि जब तक 56,000 टिका है कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अब देखिए निफ्टी बैंक पर 57,000 के लेवल के दर्शन आप एक बार फिर से कर लीजिए। और अपने रिकॉर्ड हाई से अब काफ़ी कम दूरी पर निफ्टी बैंक रह गया है। रिकॉर्ड हाई है 57,628 का, यानी कि 500 पॉइंट की दूरी यहाँ से रह गई है। 1% भी नहीं है अब यहाँ से रिकॉर्ड हाइस के लेवल दूर। निफ्टी 25,470 अंकों के आसपास की तेजी है। एक बार इंडेक्स को सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद इंडेक्स में बातचीत करेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक 3% ऊपर खुला है एक्सिस बैंक का शेयर। ये टॉप गेनर है निफ्टी का और उसके पीछे इटर्नल हम देख रहे हैं कि नए हाइस की तरफ ये शेयर जा रहा है। और अब जो इसका नया हाई है 359 रुपये 70 पैसे का, उसके आसपास ही आप इसको देखेंगे। 1.5% के आसपास की तेजी पर ये कारोबार कर रहा है। कोटक बैंक में 1% की तेजी है। तो ये 3 शेयर ऐसे हैं जहां पर 1 से 3% के आसपास की मजबूती है। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो इंश्योरेंस शेयरों में आज आपको कमजोरी दिखाई देगी, क्योंकि HDFC लाइफ का जो शेयर है वो करीब 4-5% नीचे आपको दिखाई देगा। और ये तब है जब हमने देखा कि बाकी सारे पैरामीटर्स पर, प्रॉफिट की बात कर लें, अगर हम नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो हमने बढ़ोतरी देखी थी। इनफैक्ट VNB मार्जिन में भी हमने इसको अगर हम छोड़ दें तो वैल्यू टर्म्स में उसमें बढ़त आई थी। मार्जिन 24.3 से घटकर 24.1% के आसपास का रहा था। तो आज HDFC लाइफ पर ये मार्जिन में कंप्रेशन, तो ये प्रेशर आ रहा है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि SBI लाइफ के शेयर में भी आज के सत्र में कमजोरी है। कमजोरी और कहाँ पर है? इन्फोसिस में थोड़ी सी गिरावट है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस के शेयर में आज के सत्र में हम गिरावट देख रहे हैं। ये कुछ और शेयर हैं जहां पर थोड़ी गिरावट आज ज़्यादा है। आज इन्फोसिस के नतीजों पर नजर रहेगी। इसके अलावा इटर्नल नए हाइस पर है, इटर्नल के नतीजे भी आएंगे। जियो फाइनेंस, नेस्ले वगैरह के भी नतीजे आएंगे। हालांकि नेस्ले में कल हमने देखा था कि नतीजों से पहले ही ज़बरदस्त रफ्तार हमें देखने को मिली थी। निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर सैकड़ा मारने की तैयारी में, 25,400 के ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों की तेजी वहां पर है, 57,200 के ऊपर निकलता हुआ निफ्टी बैंक। और कौन से शेयर आज चल रहे हैं? ओबरॉय रियल्टी, जैसे कि हमें उम्मीद थी कि चूंकि नंबर इसके अच्छे आए थे, प्रॉफिट या फिर आय के फ्रंट पर करीब 5% ऊपर ये शेयर खुला है। इसके अलावा RBL बैंक के शेयर में तेजी है करीब 1.5% के आसपास की है। सारे करीब 1% ऊपर आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज के सत्र में मजबूती अच्छी है। एक बार जरा सेक्टोरल पिक्चर देख लेते हैं कि वहां से किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। तो आज IT में सिलेक्टिव हम देख रहे हैं कि बिकवाली है। मेटल और PSU बैंक, ये खेमे अगर आप छोड़ दें तो बाजार में हर तरफ आपको बाइंग दिखाई देगी। और खास तौर से प्राइवेट बैंकों का खेमा काफी एक्टिव है। और उसके चलते ही आप देख रहे हैं कि जो निफ्टी बैंक है करीब 400 अंक ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में के 12 में से इस वक्त 6 शेयर मजबूत हैं, लेकिन वो 6 शेयर चूंकि ICICI बैंक और HDFC बैंक को भी शामिल कर रहे हैं, इसके चलते आपको ये ऊपर ज्यादा दिखाई देगा। तो जो प्राइवेट बैंक हैं बड़े वाले,
आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे अच्छी तेजी पर आज के सत्र में कारोबार कर रहे हैं। सरकारी बैंकों का खेमा थोड़ा सा पिछड़ रहा है। एसबीआई, पीएनबी, बीओबी में आज हम कमजोरी के साथ कारोबार होते हुए दिख रहे हैं। बड़े मूवर्स आज के सत्र के कौन है, जरा ये भी स्क्रीन पर लेकर आइए और देखते हैं कि क्या तस्वीर वहां से बन रही है। तो आज एमआरपीएल में करीब करीब 7-7.5% के आसपास की तेजी, बेहतरीन सत्र वहां पर। हुतामा की इंडिया करीब 12% ऊपर, आज ये एनएसई 500 का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। इसके अलावा थायरो केयर में हम तेजी ठीक ठाक देख रहे हैं। इंडो काउंट एक और शेयर है जहां पर 4 से 5% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। लेकिन आज के गिरावट वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो केईआई इंडस्ट्रीज, इसमें करीब करीब जो गिरावट है वो है करीब करीब 7% के आसपास की। हालांकि जो नतीजे आए थे केईआई के वो ठीक ठाक थे। प्रॉब्लम कहां पर है ये जरा हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नंबर्स में कोई ऐसी निराशाजनक चीज केईआई इंडस्ट्रीज में देखने को नहीं मिली थी। एक बार फिर से जरा हम रिव्यू कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कहां पर आई है। मार्जिन भी बढ़ा है, प्रॉफिट में करीब 31% की ग्रोथ, रेवेन्यू में करीब 20% की ग्रोथ, फिर भी हम शेयर में कमजोरी देख रहे हैं क्योंकि मार्जिन है इसका सपाट। इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी कमजोर है, हाल फिलहाल हमने देखा था शेयर थोड़ा तेजी दिखाया था। फाइनेंशियल स्टॉक्स में चोलामंडलम, मैक्स फाइनेंशियल में हम कमजोरी देख रहे हैं करीब 2% के आसपास की, और केईआई टूट रहा है तो पॉलीकैब में भी गिरावट है करीब 1.5% के आसपास की। एम6 का शेयर है करीब 1.25% कमजोर आज के सत्र में। तो ये है बाजार की तस्वीर। निफ्टी 85 अंकों ऊपर, निफ्टी बैंक थोड़ा नीचे जरूर आया है लेकिन अभी भी 300 अंकों की अच्छी तेजी पर कारोबार कर रहा है। इंडिया विक्स थोड़ा सा नरम है कल की गिरावट के बाद, 10.5 के नीचे आपको इंडिया विक्स दिखाई देगा। चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं उनकी पसंद के ओपनिंग ट्रेड्स। चलिए, तो एज एक्सपेक्टेड बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक अच्छी मजबूती के साथ बाजार की शुरुआत गुरुवार के सेशन में होती हुई 25,400 के पार तो इस वक्त निफ्टी खड़ा है और बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर खास नजर रखिएगा, सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र और साथ ही एनबीएफसीज पर फोकस। लेकिन आज के हमारे खिलाड़ी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद फिर सर्दी स्टॉक भी। और आज के खिलाड़ी की लिस्ट में हमने 2 स्टॉक्स एड अप किए हैं। सबसे पहला खिलाड़ी स्टॉक हमारी तरफ से आपकी स्क्रीन पर ओबरॉय रियल्टी, 4% की तेजी और शुरुआत इसमें 3-3.5% के गेंस के साथ हुई थी और कुछ ही मिनटों में 4% की तेजी, और ये तेजी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओबरॉय रियल्टी को डिस्कस भी किया था बाजार खुलने से पहले हमने। और एक और खिलाड़ी ओपनिंग का एमआरपीएल ऑन द बैक ऑफ रिजल्ट आज के सत्र में 6% तक की गेंस यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। 151 के लेवल्स पर ये स्टॉक, इसे भी हमने डिस्कस किया था, खबरों वाले शेयर्स और नवरत्न की सूची में से एड अप किया था। तो 2 ओपनिंग के खिलाड़ी एमआरपीएल और साथ ही ओबरॉय रियल्टी। लेकिन आज का फिसड्डी स्टॉक अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बिकवाली का दबाव जहां पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो है एचडीएफसी लाइफ, करीब 3% की गिरावट के साथ आज के सत्र में शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ फ्लोज के चलते ये सारे स्टॉक्स में इम्पैक्ट है। इन सारे न्यूज़ फ्लोज को सही समय पर, वक्त से पहले इनफैक्ट हम टैप करते हैं, आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी बाजार खुलने से ठीक पहले हो जाए और बाजार खुलने के बाद आपको पता हो कि आखिरकार ये रिफ्लेक्शंस जो नज़र आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। तो ये हो गए हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी और ओपनिंग के फिसड्डी स्टॉक्स। एचडीएफसी लाइफ में गिरावट, ओबरॉय रियल्टी और एमआरपीएल में अच्छी खासी मजबूती। और एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इन स्टॉक्स पर नज़र भी रखेंगे हम। ऑयल रिफाइनिंग स्पेस है ये, इस पर फोकस करते हुए एक्सपर्ट से उस पर राय भी लेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स बाजार की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं वो जान लेते हैं। कुणाल, विल स्टार्ट विथ यू। बताएं बाजार खुलने के साथ साथ आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? बहुत ही बढ़िया ओपनिंग हमें देखने को मिली है, वो भी गैपो ओपनिंग हमें देखने को मिली है। स्टॉक में देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया रैली हमें बैंकों की ओर से देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो 1-2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। जो फोकस करके चलने की सलाह है वो रहेगी मेरी टाटा केमिकल के साथ। आप देखिए टाटा केमिकल चार्ट बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्रेड हो रहा है, फिलहाल 915 916 के अराउंड है और ये स्टॉक लोअर लेवल से बाउंस बैक भी हो रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल से लोअर लेवल पे हम जो ऐसे यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो 900 का रहेगा और फिलहाल स्टॉक 916 के अराउंड है। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमें 930 का देखने को मिल सकता है। 930 अगर ब्रेक हुआ तो 950 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। केमिकल्स 1.5% की तेजी 918 के लेवल्स पर कामकाज, जहां पर मजबूती का रुझान, यहां से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड। रत्नेश, आप बताएं बाजार की शुरुआत में आपकी नज़र कहां पर है और ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या होंगे?
यहाँ पे मुझे टाइटन में एक अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है। टाइटन में यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है कंसोलिडेशन का, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 3550 का। ऊपर मुझे टारगेट आते हुए दिखाई देते हैं, मुझे वो दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे 3630 रुपए के। करीब 0.5% to 1% गेन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं 3580 के लेवल्स पर कामकाज। गौरव, आप बताएं आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, जो स्टॉक अभी मुझे पसंद आ रहा है करंट लेवल्स पे, दैट इज टाटा पावर। एक लंबे समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता आ रहा है और अभी ये कंसोलिडेशन रेंज का एक ब्रेकआउट आता हुआ लग रहा है। 400 रुपए के अराउंड ये स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ से काफी वाजिब है। 392 का एक स्टॉप लगा के 415 के लिए एक ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा अवधि बढ़ाई जाए तो इसके अंदर मादा है 440 तक का भी जाने का, जिसका टाइम फ्रेम रहेगा समवेयर क्लोज टू फॉर कपल ऑफ वीक्स और सो। बाजार में तेजी और बढ़ती हुई नजर आ रही है और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार अपने ओपनिंग ट्रेड्स के जरिए आपको कमाई के मौके दिला रहे हैं। टाटा पावर, गौरव शर्मा की राय, यहाँ पर भी फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड हैं। 440 तक के लेवल्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं वो। इस वक्त इंडिसेस पर अगर फोकस करेंगे, बैंक निफ्टी में 350 अंकों की मजबूती हम देख रहे हैं। निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है ही। निफ्टी की 50 कंपनियों में से करीब 38 से 40 कंपनियों में इस वक्त मजबूती का रुझान नजर आ रहा है और सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से कम 24 से 25 कंपनियों में आज मजबूती है। मार्केट का टेक्सचर, मार्केट की ब्रेथ, एडवांसेस का पलड़ा भारी है। दोनों ही बीएसई एनएससी पर अगर आप देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर करीब 1900 एडवांसेस हम देख रहे हैं, उसके सामने करीब 1200 डिक्लाइंस और साथ ही एनएससी पर 1100 एडवांसेस के सामने 650 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी फोकस होना चाहिए। स्पाइक अप नहीं है, लगातार दूसरा सेशन जब फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में हम गिरावट देख रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव साइन। मयूरेश, बाजार की इस शुरुआत पर आपका टेक क्या होगा इस वक्त? अगर कुछ आपके फोकस रेडार पर फंडामेंटली है तो बताइए। आई थिंक मार्केट्स में हम जैसे मैं कह रहा था ओपनिंग रिमार्क्स में भी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव ही रहेगा। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स हैं, वो कंजम्पशन रिलेटेड हो, चुनिंदा एनबीएफसीज हो, चुनिंदा स्मॉलर या मीडियम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, अल्को बेवरेजेस हो, चुनिंदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, आई थिंक जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स हैं ये सारे एरियाज में, आई थिंक इन माय ओपिनियन दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि जो नंबर्स और आंकड़ों का प्रभाव आएगा वो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और इसलिए आई थिंक जो काफी कुछ स्टॉक हमने दिवाली पिक्स में चूज किए हैं, सादा एनर्जी एक हुआ, लेमन ट्री हुआ, यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट वी मार्ट रिटेल, जो एक पूरी कंजम्पशन खेमे को आई थिंक प्ले कर सकते हैं आप सेमी अर्बन रूरल एरियाज में। यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट अ स्टॉक कॉल्ड वेल्सपन कॉप, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का तड़का है, नॉट जस्ट ग्लोबली बट डोमेस्टिकली एज वेल। और दिग्गजों में आई थिंक हॉस्पिटल्स एंड एल&टी जैसे स्टॉक्स है, अपोलो हॉस्पिटल और एल&टी जैसे स्टॉक्स हमें लगता है कि एक स्टेबल और डिसेंट अर्निंग्स पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चुनिंदा सेक्टर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे अर्निंग्स का एक प्रभाव काफी पॉजिटिव कर सकता है और ये चुनिंदा स्टॉक्स एक लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करते हैं जो शायद बेहतर प्रदर्शन दे पाए अगले कुछ दिन। तो चलिए, ये टेक मार्केट पर फेवरेट कैटेगरी स्टॉक्स मरीश की तरफ से हम जान रहे हैं। अंडरटोन मार्केट का बुलिश नजर आ रहा है। एक नज़र उन स्टॉक्स पर डाल लेते हैं जिनके नतीजे आ जाने वाले हैं। शुरुआत आईटी प्लेयर्स से कर लेते हैं। इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, साइंट, इन तमाम के नंबर्स आने वाले। नंबर्स से ठीक पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स में वॉलेटाइल साइंस हैं, गिरावट है करीब 50 अंकों की, लेकिन साइंट का स्टॉक 0.5% तेजी दिखा रहा है। विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। 1130 के लेवल्स पर साइंट में कामकाज नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज के सत्र में नेस्ले के भी नंबर्स पर फोकस रहेगा। विप्रो में हल्की फुल्की तेजी का एक्शन है, नेस्ले पर फोकस करेंगे। साथ साथ इटर्नल, जियो फिनेंस के नंबर्स भी आज के सत्र में आने वाले हैं। नेस्ले में 0.5% गेन्स हैं। पॉजिटिव सेट ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है ज़रूर नेस्ले से। एक राय गौरव आपसे जानना चाहेंगे, नेस्ले रिलेटेड ही कह सकते हैं फैमिली स्पेस, इटर्नल में भी फूड डिलीवरी, बाजार खुलने से पहले एक टेक हमने ज़रूर लिया था। स्टॉक में हम देख रहे हैं स्लो एंड इवेंचुअल अप मूव्स नज़र आ रहे हैं, क्या टेक होगा? ये शेयर्स
इटर्नल एंड नेस्ले के आज नतीजे पोस्ट होने वाले हैं और इन दोनों में ही एक अपमूव दिखाई दे रहा है। इटर्नल ने तो अपना एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाया है। नेस्ले की बात करें तो वो भी अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस मार्क जो कि लगभग 1240-1250 की रेंज में है उसके पास आ रहा है। जिस टाइप का कवर हमने कल से आज तक में देखा है दैट इज फ्रॉम 1170 1175 टू 1230 करंटली। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन पूरी बन रही है कि एक अच्छे रिजल्ट पोस्ट हो रहे हैं। ये रिजल्ट रैली स्टॉक में चल रही है एंड आई थिंक ब्रेकआउट टुवर्ड्स 1300 1350 लेवल्स हमें देखने में मिल जाएगा। स्टॉक एक बुलिश फ्रेमवर्क में है। इट इज अ गुड क्वालिटी कंपनी। सेम गोज फॉर इटर्नल एज वेल। तो चलिए ये कुछ अर्निंग कैंडिडेट्स पर रखेंगे नज़र, पर कुछ एक ऐसे काउंटर्स भी हैं जहां पर अर्निंग्स आ चुकी हैं और रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी शार्प हैं। KEI इंडस्ट्रीज़ पर एक बार फोकस करते हैं। देखिए खुलने के बाद ही लगभग 6% की यहाँ पर हमने गिरावट देखी है। अब निचले स्तरों से हल्का रिकवर करने की कोशिश में है ये स्टॉक, पर 5% की गिरावट। देखिए हेडलाइन आपको यही बता रही होगी कि नंबर्स अच्छे हैं, पर अगर इसके इंटरनल्स देखें तो यहाँ पर इनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक डिले देखने को मिला है। सानन का जो प्रोजेक्ट है इसका फेज़ 1 जो कि पहले सितंबर में चालू होना था वो नवंबर में होगा। साथ ही साथ जो अगर इनके बाकी इंटरनल्स देखें तो वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़त हमने नहीं देखी है। इनके केबल एंड वायर रेवेन्यू में लगभग 22% की बढ़त रही है, पर मार्जिन्स में 50 बेसिस पॉइंट का एक जंप इस सेगमेंट ने दिखाया है साल दर साल, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो है हमने देखा था। बट उम्मीद यही है कि बाकी कंपनीज भी अच्छे नंबर्स घोषित करेंगी। पर मयूरेश एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि डिसेंट नतीजों के बाद भी लगभग 5-6% की इसने गिरावट दिखाई है, और क्या यहाँ पर एक एंट्री बनती है? आई थिंक परफॉर्मेंस हैज बीन रीजनेबल सृष्टि, और मुझे लगता है आई थिंक जो कोर बिजनेस है वायर्स और केबल्स का, आई थिंक आई विल लाइक टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर फ्रॉम द मैनेजमेंट क्या एक इम्पैक्ट हायर कॉपर इन्वेंट्री के वजह से हुआ है, एंड इफ दैट इज द केस वंस द इन्वेंट्री स्टार्ट्स गेटिंग नॉर्मलाइज्ड तीसरे तिमाही में और चौथे तिमाही में as far as pricing is concerned and the overall cost of holding that inventory, शायद एक holding cost कम हो जाए. Prices are also remaining a little bit more stable as we speak. और volume growth मुझे लगता है ठीक ठाक ही रहने की उम्मीद है because of the strong demand जो हम locally देख रहे हैं. तो अगर ऐसे play out होता है तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक टेक्निकल फैक्टर है, अगर मैं नतीजों में मान के चलूं Q2 को लेके, आई थिंक दैट शुड रिवर्स as we head into Q3 or Q4. And then I think the fall that you're probably seeing might just be temporary. So I think एक थोड़े aspect में clarity आ जाए, मुझे लगता है overall business should probably do well both in volume and pricing terms. और अगर इस पे clarity आए तो I think margins में भी एक improvement आ सकती है core के play business के segment. ऑलराइट, तो KEI इंडस्ट्रीज जी हाँ यहाँ पे रखते हैं नज़र। आप देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट देख भी रहे थे तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास से एक यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है ये काउंटर, पर देखते हैं किस तरीके का एक्शन आगे पैन आउट होता है। पर मयूरेश, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। पर साथ ही एक और अर्निंग कैंडिडेट्स एंजल वन, यहाँ पर देखिए शुरुआत जो है आई थिंक सपाट हुई थी और उसके बाद जो है ये स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी है। वजह इसकी अर्निंग्स ही है। लगभग 2.5% की तेज़ी आप फिलहाल एंजल वन में देख रहे हैं, और हाल फिलहाल जितने भी ब्रोकिंग काउंटर्स हैं, चाहे वो वेल्थ साइड हो या ब्रोकरेज साइड हो, उनमें ज़बरदस्त एक्शन हम देख रहे हैं। जब आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स आए थे 7% की तेज़ी थी। अब एंजल वन नतीजों के बाद लगभग 2.5% की मजबूती दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट को नर्वसनेस ज़रूर थी कि ब्रोकिंग इनकम किस तरीके से इम्पैक्ट होगी, किस तरीके से नंबर्स आते हुए दिखेंगे, बट जी हाँ अच्छे नंबर्स रहे हैं। जितनी मार्केट उम्मीद कर रहा था उससे तो अच्छे ही नंबर्स आते हुए दिखे और एक अर्निंग्स रिएक्शन। पर गौरव, एक बार आप इस पे चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि बहुत पिटाई हो चुकी है। अगर हम पिछले 1 या 2 महीने का ही चार्ट देखेंगे तो एक तरफा इसमें हमने गिरावट देखी है, बट क्या इन स्तरों पे आपको अच्छा लग रहा है ये काउंटर? कृषि, आपने बहुत सही चीज अभी पॉइंट आउट की है जब एंजल वन के बारे में आप अपनी कमेंट्री दे रहे थे, दैट अदर मार्केट रिलेटेड कंपनीज, अदर एएमसीज की भी बात करूं, वेदर एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी
और मे बी स्टॉक्स लाइक BSE, ये सभी जितना भी मार्केट रिलेटेड कंपनीज है, क्योंकि अगर बाजार के अंदर परफॉर्मेंस आएगी तो ऑन द होल उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सेल्स और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सभी कंपनीज को ऑन द होल मिलेगा। चाहे ये एक्सचेंजेस हो, चाहे ये ब्रोकर्स हो, चाहे AMCs हो, उन सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। यही उनके शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू स्पेसिफिकली एंजल वन की जब हम बात करते हैं तो यस, एंजल वन की अच्छी खासी पिटाई हुई थी। लगभग 32-3300 के लेवल से डायरेक्ट गिरता हुआ 2000 के आसपास ये स्टॉक पहुंच गया था। अब वहां से कवर दिखा रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से सिंस वो चीज उठ रही है तो एक अच्छी पॉजिटिविटी का मुझे यहां से उम्मीद है। अपसाइड पे देखूं तो करंटली आज ही स्टॉक ने अपना 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हायर पॉइंट पे टेस्ट किया है। एक बार उसे सरपास करता है समवेयर क्लोज टू 2550 ऑड लेवल्स, तो मैं उम्मीद करूंगा ये शेयर 2700 और उसके बाद 2850 तक का एक रन अप पोस्ट करे। और मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं इस स्टॉक के अंदर अभी करंट लेवल से, बिकॉज बाउंस बहुत अच्छे सपोर्ट पॉइंट से आया है। गौरव जी, स्टॉप लॉस क्या रखने की आप सलाह देंगे एंजल वन में? अभिषेक जी, 2350 का स्टॉप लॉस शुड बी इनफ। ठीक है, 2350 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एंजल वन में आप तेजी की पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। 2500 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल रहा है और अगर आप महीने भर की चाल देखेंगे तो उसमें आपको एंजल वन का शेयर जरूर ऊपर दिखाई देगा। करीब 10-12% ये शेयर चल चुका है। दो और शेयर जरा लेकर आइए, और एक चढ़ने वाले शेयर के बारे में व्यू चाहिए और एक गिरने वाले शेयर के बारे में व्यू चाहिए। सोना BLW, हमने देखा कि ये शेयर हाल फिलहाल अच्छी स्टीम दिखा रहा है। ऑटो एंसिलरी वाली ये कंपनी है और 405 रुपए पर हमने देखा कि 2 बार इसने बढ़िया सपोर्ट लिया और अब ये 450 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। सोना BLW, गौरव जी, नया ट्रेड लेना है या फिर जिनकी तेजी की पोजीशन है वो होल्ड करें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके? दोनों ही तरीके से अभिषेक जी स्टॉक अच्छा लग रहा है, वेल प्लेस्ड है, बॉटम से रिवर्सल के क्लियर संकेत हैं, वॉल्यूम सपोर्टिव बाइंग नजर आ रही है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 460 के स्टॉप के साथ होल्ड करें। नई पोजीशन बनानी है तो भी यहाँ पे बनाई जा सकती है। वही 440 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। और जो अपसाइड के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट आर क्लोज टू अराउंड 490-495 का पहला टारगेट होगा, और उसके बाद एक सरपास करता है तो एक महीने 1.5 महीने के हिसाब से 520 के लेवल्स भी पॉसिबल है स्टॉक के अंदर। लेवल भी सोना BLW प्रेसीजन में पॉसिबल है, ये राय गौरव जी की। MCX में हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं। रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर चला गया था और थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग इसमें आई है। 2% नीचे आपको शेयर ये दिखाई देगा, लेकिन करीब 8,000 रुपए के भाव से लगातार इसमें हमने लॉन्ग्स बनते हुए देखे। MCX में कोई भी डिप आए, क्या इसका बाइंग के लिए इस्तेमाल करना है गौरव जी, या फिर थोड़ा नीचे आए तो फिर कंफर्ट अलाउ करेगा? जरूर, इसमें कोई भी डिप आता है स्टॉक के अंदर 8750 के करीब का, तो आई थिंक वो एक बहुत ही स्मार्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपने सही बताया, 8,000 रुपए से एक स्ट्रेट अप मूव इसके अंदर 9500 रुपए का मिला है, लगभग 9500 का, और उसमें इसने मौका नहीं दिया है ट्रेडर्स को एंट्री का। सीधे कपल ऑफ डेज में ही वो प्राइस पॉइंट उसने अचीव कर लिया है। देयरफॉर जिस हिसाब का इसका चार्ट फॉर्मेशंस हैं, एक स्टेलर नोट पे बना हुआ है चार्ट, कोई भी डिप मिलता है तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरह ही कंसिडर करना चाहिए। टेक्स को लेकर ये व्यू हो गया। एक और शेयर ऑटो स्पेस से जरा लेकर आइए, और इसका जो स्ट्रक्चर है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो है बजाज ऑटो का, करीब 1.5% ऊपर है, लेकिन अब क्या है ना कि ये अप ट्रेंड में है। इक्का दुक्का जो थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है ना, फिर उसकी बड़ी शार्प रिवर्सल आ रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर करीब 1.5% ऊपर है, 9,000 रुपए के ऊपर निकल के कारोबार कर रहा है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं इन हाउस, हमारे मेहमान कुणाल बोथरा हमारे साथ हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। पहले बजाज ऑटो पर व्यू दीजिए कुणाल जी, उसके बाद फिर अपने स्टॉक्स बताइए कि आप आज कहां पर बुलिश हैं। तो बजाज ऑटो काफ़ी बुलिश स्ट्रक्चर है। मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक और पूरे सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी हमने ऑलरेडी देखी है लास्ट 1 से 2 महीने में। तो मेरा मानना है कि आई थिंक बजाज ऑटो यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 9,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से 9,300 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 9,020 का।
जो मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं तो मैं थोड़ी डिफरेंशिएटेड स्टॉक्स पिक करूंगा। भारत फौज मेरा मानना है कि आई थिंक अच्छे ब्रेकआउट पे वापस आ रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने दिखाया है डेली चार्ट्स पे, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 1240-50 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से टारगेट रख सकते हैं करीबन 1300 का, स्टॉप लॉस 1225 का रख सकते हैं। सेकंड रहेगा बाय पेटीएम पे, बिकॉज ये भी एक स्टॉक है जो कंसिस्टेंट प्राइस अप ट्रेंड दिखा रहा है। आई थिंक हफ्ते भर पहले स्टॉक में करीबन 10 से 1% की करेक्शन आई थी, बट उसके बाद हमने देखा कि 1100 के आसपास से स्टॉक ने बहुत अच्छा रैली पिकअप किया है, वी शेप रिकवरी आई है पेटीएम में। इसको भी मैं बाई के लिए सजेस्ट करूंगा। 1325 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 1250 का। कुणाल बोथरा की तरफ से उनके ट्रेडिंग आइडियाज इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक नज़र फर्टिलाइजर स्टॉक पर डालते हैं। फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, NFL, इन सारे स्टॉक्स में किस तरह के मूव्स हैं? फैक्ट में तो अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड हम देख ही रहे हैं, करीब 4% के गेंस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चंबल फर्टिलाइजर पर भी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पर भी 1.5 से 2% की तेज़ी नज़र आ रही है। कुणाल, गुड मॉर्निंग। आपसे ही टेक जानना चाहेंगे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में फिर से एक अप मूव है, यू थिंक इट्स अ वन ऑफ या फिर यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है? तो बहुत आई वुड से मेहनत करनी पड़ेगी इन स्टॉक्स को, बिकॉज चंबल फर्टिलाइजर जैसा एक स्टॉक था जो 2025 में करीबन 700-750 के लेवल्स पे आ चुका था, वहाँ से स्टॉक ने कंसिस्टेंट करीबन 200 से 250 पॉइंट का करेक्शन दिया है। सब 500 स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शार्प करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक ने देख चुका था। और अगर यहाँ से अगर स्टॉक्स को बॉटम बनाना हो तो आई थिंक इन्हें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को ऑन द वे अपसाइड में ब्रेक करना पड़ेगा। जो फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है मेरा मानना है चंबल फर्टिलाइजर्स के लिए, वो करीबन 510-515 के आसपास है, जो यहाँ से भी करीबन 4 से 5% हायर है स्टॉक्स के लिए। और सेट ऑफ हायर रेजिस्टेंसेस 525, 550, ये सारे हर्डल पॉइंट्स है स्टॉक्स के लिए। तो मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत कंसिस्टेंट बाउट ऑफ मोमेंटम चाहिए इन स्टॉक्स को रिकवर करने के लिए, और ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ से जो मेजर डाउन ट्रेंड था वो रिवर्स हो चुका है स्टॉक्स में। बट हाँ, अगर ये स्टॉक्स यहाँ से करंट लेवल से अगर कंसोलिडेट भी करे तो भी हम कहेंगे कि शायद स्टॉक ने एक जो मेजर नेगेटिविटी थी वो बाहर हो चुकी है और स्टॉक्स स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवरी मोड में आएंगे, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव होगा। ओके, RCF पर भी नज़र रखें, उस स्टॉक में भी अच्छी खासी मजबूती की चाल आज के सत्र में नज़र आ रही है। इसके अलावा ITI लिमिटेड पर भी नज़र है, ज़बरदस्त अपटिक आज के सत्र में। कुणाल, 6% की तेज़ी पर यह स्टॉक ITI लिमिटेड 6.5% के गेंस इस वक्त दिखाता हुआ। हाँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। इनफैक्ट क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने वीकली चार्ट में बनाया है। क्लोजिंग बेसिस पे आई थिंक अराउंड 345-350 का ब्रेकआउट पॉइंट है इस कप एंड हैंडल पैटर्न का। आज की जो मूव देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये वीकली पैटर्न्स को ब्रेक कर जाए इन स्टॉक, तो मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन के लिए। बट हाँ, आई थिंक चार्ट पैटर्न्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये स्टॉक लेवल्स को होल्ड करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मल्टी वीक अप मूव बन सकता है ITI के लिए। राइट, पर चलिए FNO काउंटर्स में से देखें तो आज ओबरॉय रियल्टी लीड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 3-3.5% की तेज़ी है। और हाल फिलहाल हमने कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स में ज़बरदस्त एक्शन भी देखा है। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कई सारी डील्स के चलते जो है उस स्टॉक में एक अच्छा एक्शन था। कल मैं शोभा चेक कर रही थी, वो भी 5-6% ऊपर था। और ओबरॉय रियल्टी के तो नंबर्स भी आए हैं और उसके बाद एक साथ 3.5% का उछाल, और ये बन चुका है FNO का टॉप गेनर फिलहाल। गौरव, आपकी क्या रीडिंग है ओबरॉय रियल्टी पे? क्या 3-3.5% के मूव के बाद भी और तेज़ी की इसमें उम्मीद करें, या फिर जिन लोगों ने थोड़ा इस मोमेंटम को राइड किया है इन स्तरों पे आप प्रॉफिट बुकिंग की राय देंगे? हाय, गुड मॉर्निंग सृष्टि। ओबरॉय रियल्टी के अंदर ओपनिंग नोट के जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, अब धीमे धीमे वहां से शेयर नीचे फिसलता हुआ आ रहा है। आई थिंक ये फर्दर इसके अंदर डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी हाई है और शेयर होल्ड नहीं कर पा रहा है हायर लेवल्स में। मैं कॉशियस अप्रोच रखूंगा, स्पेसिफिकली अगर एक शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के हिसाब से ट्रेडिंग पोजीशन रखी है तो यहाँ पे बुकिंग कंसिडर करनी चाहिए। थोड़ा रिस्क एलिमेंट मुझे हाई लग रहा है इन लेवल्स पे। स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस भी जोन भी नजदीक ही है 1700 लेवल के ऊपर। एक बार उसे सरपास करता है तो एक फ्री वे रन अप टूवर्ड्स 1800-1850 के लिए टारगेट किया जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन छोटे अवधि के ट्रेडर के लिए बुकिंग की सलाह होगी।
ओबरॉय रियल्टी पर ये टेक बनता हुआ करीब 4% के गेंस के साथ इस वक्त कामकाज यहाँ पर नजर आ रहा है और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पर पार्ट प्रॉफिट एटलीस्ट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी मजबूती अगर पोजीशन है तो इस तेज़ी का फ़ायदा उठाएं और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचें। आईटी सेक्टर एकमात्र सेक्टर इस वक्त जो कमज़ोरी दिखा रहा है, इसके अलावा हर सेक्टर में मजबूती और ऑटोमोबाइल स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन आउट परफॉर्मेंस इस वक्त। तो चलिए ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़ी ही एक खबर आपको बताते हैं। तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। वो 1 जनवरी 2026 को अपना पदभार संभालेंगे। कंपनी के इतिहास में पहला मौका है जब किसी भारतीय को कमान सौंपी गई है इस कंपनी में। इस मौके पर तरुण गर्ग से खास बातचीत की है सृष्टि ने, आइए वो दिखाते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मिस्टर तरुण गर्ग Hyundai मोटर्स के, जहां पर कंपनी ने अपना ग्रोथ रोड मैप आगे के लिए बताया है, साथ ही ढेर सारे नए टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं। आइए उन सभी के बारे में जानते हैं। तरुण, आपको बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश में। देखिए, हम आपके ग्रोथ रोड मैप, आपके एम्बिशंस, इन सब पे चर्चा करें उससे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। देखिए, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि तरुण पहले भारतीय बनेंगे जो Hyundai मोटर इंडिया को लीड करेंगे और ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है तरुण, तो मेनी कंग्रेचुलेशंस इसके लिए। थैंक यू सृष्टि, और मेरे लिए भी ये बहुत ही बड़ा सम्मान है और मुझे भी आज बहुत गर्व है कि एक भारतीय को ये पोजीशन मिली है, क्योंकि हम लगभग 3 दशक से यहाँ पर हैं और ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अब हम लिस्टेड भी हैं। पिछले साल हमने देश का सबसे बड़ा IPO किया था और आज जबकि हम एक पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी बन गए हैं, आई थिंक एक MD एंड CEO का भारतीय होना और ज़्यादा इसको जो है इसमें 4 चांद लगा देता है। ऑफकोर्स एक जिम्मेदारी, क्योंकि आज आपने इतनी इन्वेस्टमेंट सुनी है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है और कैपेसिटी एडिशन सुना है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। बट यस, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि मुझे अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और लीड करके मैं एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही उत्साह के साथ जो है मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नहीं, इतने सालों में हमने आपका बहुत उत्साह देखा है और अब एक और भी आगे की जर्नी पर हम ज़रूर देखेंगे तरुण। बट अब बात करते हैं आपके ढेर सारे टारगेट्स जो आपने अभी से ही सेट कर दिए हैं। देखिए, 2030 तक देख रहे हैं हम कि 26 आपके टोटल मॉडल्स होंगे, कई नेम प्लेट्स ऐड होंगी, कई जाएंगी, उसके बारे में हमें बताइए। खास तौर से ये तरुण, क्या रहेगा और क्या जा सकता है, किस तरीके का मिक्स रहेगा? तो देखिए, हमने आज बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है। हमने जैसे बताया आपको कि 7 नई नेम प्लेट आने वाली हैं और 2030 में लगभग 18 हमारे पास नेम प्लेट्स होंगी इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स। ऑफ कोर्स 8 हमने हाइब्रिड्स का अनाउंसमेंट किया है, हमने 5 EVs होंगे और 6 मॉडल्स में CNG रहेगा। फिर हमने ऑफ रोडर्स और MPV में नए सेगमेंट्स में एंट्री हमने अनाउंस किया है। हमने बोला है कि 2027 अर्ली 2027 में एक डेडिकेटेड EV आएगी जो कि भारत के लिए समर्पित है। तो बहुत अनाउंसमेंट्स हैं। 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने अनाउंस किया है। Hyundai कैपिटल जो कि Hyundai ग्रुप की फाइनेंसिंग आर्म है, वो भारत में प्रवेश करने वाली है। जेनेसिस जो कि हमारा लग्जरी ब्रांड है, उसकी हमने भारत में एंट्री अनाउंस की है। तो आई थिंक मैं अगर गिनवाना चाहूँ तो बहुत ये शाम हो जाएगी और एक्साइटमेंट जो है पूरी बरकरार है और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा टास्क है जैसे आपने कहा। तो जो मेरे हाथ हैं वो इतने सारे टास्क से भरे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे अंदर वो कुलबुलाहट है कि यस, मुझे अब ये करना है और अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है। नहीं, वो उस पर हमारा भी पूरा भरोसा है। पर तरुण बताइए कि 45,000 करोड़ का जो आपने केपेक्स अनाउंस किया है, कहाँ पर ये मेजॉरिटी यूज़ होगा? क्योंकि देखिए, आपका ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सपेंशन हमने देखा है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पेरेंट कंपनी से भी आप डिराइव करते हैं, बट इतना बड़ा केपेक्स, क्या प्लान्स है उसके? देखिए, इतने सारे मॉडल आएंगे, हमें अपने लोकलाइजेशन करना होगा, वेंडर्स को डेवलप करना होगा। पुणे प्लांट में अभी 1,70,000 की कैपेसिटी है, उसके बाद 80,000 की कैपेसिटी 2028 में और आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं और कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि आज शुरुआत है, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और बट इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो प्रतिबद्धता है कि भारत के प्रति, वो एक दिखती है कि यस, हम कंटिन्यूसली यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि, और हमारे जो CEO हैं उन्होंने आज एक बात कही कि Hyundai के लिए इंडिया की स्ट्रैटेजी नहीं है
इंडिया ही हमारी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। आई थिंक एक बहुत बड़ा एक उन्होंने स्टेटमेंट है कि जिससे पता लगता है कि भारत की जो इम्पोर्टेंस है Hyundai मोटर ग्रुप में वो कितनी बढ़ रही है, और स्पेशली IPO आने के बाद तो ये और ज़्यादा जो समर्पण है, आई थिंक ये और ज़्यादा बढ़ गया है, प्रतिबद्धता और ज़्यादा बढ़ गई है, और उतनी ही जिम्मेदारी भी आ गई है मेरे ऊपर कि हम जो है इस इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल कर सकें, और हम अपने जो भारतीय जो नागरिक हैं उनको हम बेहतरीन गाड़ियां दे सकें, नई टेक्नोलॉजी, क्लीनर टेक्नोलॉजीज़। क्योंकि आज के एक अनाउंसमेंट, जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी कि 2030 में आधी से ज़्यादा हमारी गाड़ियां क्लीनर फ्यूल्स की होंगी। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा जो भविष्य के लिए हम एक जो तैयार कर रहे हैं रोड मैप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपको क्या ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहा है तरुण? देखिए, सवाल ये है कि जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अगर हम देखें, है वो विश्व में भी है, बट बहुत कम कंपनीज इसको फिलहाल भारत में लाई हैं, बजाय इसके कि कितनी सारी कंपनीज ऑलरेडी हैं। लोगों में अभी तक हिचकिचाहट थी वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए। ईवीज जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि एक बड़ा बूम आएगा, कहीं ना कहीं हम वो नहीं देख पाए हैं। जी हाँ, हमारी ग्रोथ नंबर्स अभी अच्छे कहे जाएंगे। तो आपको क्या इतना एक्साइट कर रहा है ये नई टेक्नोलॉजीज के लिए? बहुत अच्छी आपने बात कही है सृष्टि, लेकिन हम ये मानते हैं कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब दिशा देखें तो दिशा क्लीनर फ्यूल की तरफ आ चुकी है, सारे स्टेक होल्डर्स की बात करने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। आपने बताया कि ईवी की बात की, अगर आप देखें 2023 और 2024 में लगभग 2.5% ही ईवी का पेनिट्रेशन था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे मॉडल्स नहीं थे। इस साल क्या चेंज आया? 2 चेंज आए बड़े। एक, कई नए मॉडल बाजार में उतरे। दूसरा, एक PME ड्राइव के रूप में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा अनाउंस हुआ, उससे कस्टमर को कॉन्फिडेंस आया सृष्टि। और अगस्त सितंबर में लगभग 6% हो गया है ईवी पेनिट्रेशन, जो कि लगभग 2.5% पे मैं कहूँ तो अटका हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है। GST 5% है, इतने सारे मॉडल अनाउंस हुए हैं, हमने भी अनाउंस किए हैं। फिर सिर्फ मॉडल की बात नहीं है, अगर आप देखें तो पूरा EV इकोसिस्टम, जैसे हमने बैटरी पैक्स लोकलाइज कर दिए हैं, कल को भारतीय एक मेकर के साथ हमने सेल लोकलाइजेशन की बात भी किया है, तो आगे जाके और लोकलाइजेशन मीन्स और कॉस्ट नीचे आएंगी। हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं तो भारत इतना बड़ा देश है, तो उसमें हमारा मानना है कि हर तरह की टेक्नोलॉजी के लिए जगह है, क्योंकि जोग्राफिकली हर स्टेट का अपना एक रुझान होता है, अपना एक तरीका होता है, और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जैसे कह सकते हैं कि आइस और इलेक्ट्रिक के बीच में। तो Hyundai मोटर कंपनी के पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो प्लग इन हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक है, CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, इनफैक्ट हाइड्रोजन भी है। तो आप देखिए, तो ये HMI जो है उनको हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हमें इन सब टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। तरुण जी, जब आपकी अनाउंसमेंट आज देखी थी हाइब्रिड्स को लेकर, तब मुझे याद आ रहा था हमने कितनी बार आपसे ये प्रश्न पूछा है कि कब आएगा हाइब्रिड, क्या प्लान है उसको लेकर, पर आज उस पर आपने क्लियर स्ट्रैटेजी बताई। पर हम आपको जाने दें उससे पहले, ये त्योहारी सीजन किस तरीके से जा रहा है Hyundai मोटर्स के लिए? क्योंकि देखिए, एक देश के लिए सौगात है GST 2.0। लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बट एक्साइटमेंट नंबर्स में कितनी दिख रही है? देखिए, तो GST 2.0 ने इस त्यौहार में और 4 चांद लगा दिया है। और आप देखिए, 22 सितंबर को जब से अनाउंसमेंट हुआ है और पहला दिन था हमारे GST 2.0 रिफॉर्म का, बहुत ही शानदार रिस्पांस आ रहा है कस्टमर से। एक तरह से शोरूम्स में मेला लगा हुआ है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, लॉजिस्टिक्स से गाड़ियों को पहुँचाया जाए जल्दी जल्दी कस्टमर्स का। पर मेरा ये मानना है कि इस बार जो त्यौहार होगा वो और लंबा होगा। नॉर्मली दिवाली के साथ त्यौहार जो है वो ख़त्म हो जाता है, बट क्योंकि इस बार देरी से शुरू हुआ, और तो इस बार चलेगा, क्योंकि ये GST जो है ये कोई 15 दिन के लिए नहीं हुआ है। ये GST एक बहुत बड़ी रिफॉर्म है, जो कि मेरा मानना है कि ना सिर्फ इस महीना, ना सिर्फ अगले क्वार्टर, बट ये अगले कुछ सालों तक जो भारत की इकॉनमी है और जो भारत की कार इंडस्ट्री है, उसको अपना बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देता रहेगा। उम्मीद इसी की है। तरुण जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू। तो काफ़ी बढ़िया इंटरव्यू ये सृष्टि ने किया है। और देखिए, कोई इंटरव्यू अच्छा तब होता है ना जबकि इंटरव्यू करने वाले से ज़्यादा इंटरव्यू देने वाला ज़्यादा एक्साइटेड नजर आया। और तरुण गर्ग की जो भी बातचीत हुई है उसमें ये एक्साइटमेंट दिख भी रही थी कंपनी के प्लान को, उनके अपने रोल्स को लेकर, क्योंकि पहले वो होल टाइम डायरेक्टर थे, CEO थे कंपनी के, अब उनको एलिवेट किया गया है और MD एंड CEO की पोजीशन दी गई है। तो 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश Hyundai करने जा रही है। कई सारी नई कारें इनके पाइपलाइन में हैं। और अगर हम शेयर धारकों की बात करें तो शेयर धारकों ने भी Hyundai के शेयर में पैसे बनाए हैं। 1500-1600 रुपए के आसपास का भाव हुआ करता था, अभी हम देख रहे हैं कि 2,500 रुपए के ऊपर, 2,500 के आसपास का शेयर प्राइस है। पिछले 6 महीने में करीब 40-50% के आसपास के रिटर्न आराम से Hyundai मोटर ने कमा के दिए हैं। एक जरा व्यू लेंगे पहले Hyundai के शेयर पर, उसके बाद हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। गौरव जी, Hyundai मोटर
आज भी हम तेजी शेयर में देख रहे हैं और एक डिसेंट परफॉर्मर धीरे धीरे करते करते ये शेयर अच्छे से अब ऊपर आ गया है। 2,500 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। क्या राय होगी आपकी हुंडई के शेयर को लेकर? कैसा इसका आपको चार्ट, और अगर आप फंडामेंटल्स भी ट्रैक करते हैं तो ही बताइए। एब्सोल्युटली। सो अभिषेक जी, पहली चीज तो ये, पहले चार्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इस स्टॉक के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक अपमूव देखने को मिला था हमें कुछ समय पहले, जहां ये लगभग 2000 के प्राइस रेंज से सीधे बढ़ता हुआ 2800 साढ़े 2800 की रेंज तक पहुंचा। उसके बाद रिसेंटली हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। तो ये जो रन अप अभी मैंने बताया उसका परफेक्ट रिट्रेसमेंट हुआ है। तो एज पर द फिबोनाची थ्योरी 61% का परफेक्ट रिट्रेसमेंट आ चुका है इसके अंदर। वो ये सजेस्ट करता है कि यहां से अब रिवर्सल के चांसेस ब्राइट हैं। देयरफॉर इस डिप को मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करूंगा फ्रॉम अ ट्रेडिंग पोजीशन, अगर 2-3 महीने के हिसाब के व्यू की बात करें। और दोबारा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर एक राइज आएगा जो कि 2700-2800 की रेंज तक इसको ले जाने का मादा रखता है। ट्रेडर्स को सजेस्ट करूंगा एक छोटा स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करें। 2250 रुपए का स्टॉप लॉस अभी करंट लेवल के हिसाब से काफी रहेगा। अब जैसे कि आप इसके फंडामेंटल्स की भी चर्चा कर रहे थे, वैल्यूएशंस फ्रंट पे शेयर कंपेयर टू पीयर्स फेयर वैल्यूड है। फेयर वैल्यूड यानी कि एक्सपेंसिव नहीं है। वैल्यूएशंस आर रिलेटिवली ऑन अ कंफर्टेबल साइड, नॉट टू एक्सपेंसिव। अगर हम और की बात करें, फॉर एग्जांपल प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, मारुति का 35 है, इसका भी समवॉट इनलाइन है। 32 फॉर M&M जो कि हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं और ये स्टॉक में रिट्रेसमेंट आ चुका है। देयरफॉर आई कंसिडर कि Hyundai के अंदर अब यहां से पोटेंशियल टू राइज ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू अदर कंपनीज। इसका टॉप लाइन ग्रोथ की भी बात करें तो इंटैक्ट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्जिन्स आर आल्सो इंटैक्ट, जो कि आने वाले समय में, जैसे कि अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था नए CEO साहब का, तो वो बता रहे थे कि GST रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म चलेगा। बिल्कुल सही चीज है, और उसका इम्पैक्ट साल दर साल अभी उसका आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। हाल फिलहाल में क्रेज उसका बहुत ज्यादा है। देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले क्वार्टर्स पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए ब्राइटर स्पॉट रहेंगे, और क्योंकि Hyundai में करेक्टिव वेव ऑलरेडी आ चुकी है, तो करंट लेवल्स पे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको एड अप करने की अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है Hyundai को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। फटाफट कुछ शेयर हैं जिस पर मैं व्यू जानना चाहूंगा आपसे, गौरव जी। टाइटन पर व्यू दीजिए। टाइटन में देखा है कि बार बार करीब 3,300 रुपए के सपोर्ट से चलने की कोशिश करता है। आज अच्छी तेजी है 2% के आसपास की। टाइटन और चमकेगा? बिल्कुल, टाइटन पे व्यू देने से पहले मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि टाइटन हमारे दिवाली जो हमने रिकमेंडेशंस दी हैं, दिवाली पिक का पार्ट है, और वो हम रिलीज कर चुके हैं। तो हमारे कस्टमर्स का, हमारे क्लाइंट्स का इसके अंदर ट्रेड पोजीशन हो सकता है। अब सिंस मैंने बता ही दिया है कि हमारे उसका पार्ट है, तो सर्टेनली हम स्टॉक पे बुलिश हैं, और जो प्राइस टारगेट हमने सजेस्ट किया है दैट इज 3983, और उस टारगेट से हमने इसमें एक बाय रिकमेंडेशन पे रिपोर्ट रिलीज की है। हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाला समय जो फेस्टिविटीज और साथ में जो वेडिंग सीजन स्टार्ट होगा वो अच्छा रहेगा। टाइटन के कई सारे सब ब्रांड्स जो टाइटन ने ऑफलेट चला रखे हैं, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी की हमें उम्मीद है। साथ ही साथ में टाइटन जो अब अपने ब्रांड के साथ लोअर कैरेट पे ज्वेलरी निकाल रहा है, क्योंकि अब गोल्ड प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, तो वो भी अब पेस पिकअप करेगा और उनके वैल्यू वॉल्यूम एडिशन के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करेगा। ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ और बाजार में तेजी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। निफ्टी पर नजर रखिएगा जरूर। 25,450 के पार, 25,450 के लेवल्स तो देख ही रहा है। निफ्टी इस वक्त 124 पॉइंट्स के अपटिक का दिन के उच्चतम स्तर पर मार्केट बिल्कुल। बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स पर भी नजर रखनी चाहिए। लार्जर प्लेयर्स में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस तेजी में सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? एक्सिस बैंक, M&M, भारतीय एयरटेल, टाइटन, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स हैं। इन्फोसिस, HDFC लाइफ, TCS, SBI लाइफ और सन फार्मा में बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक में 2.5% की तेजी है। M&M में भी हम देख रहे हैं करीब 1-1.5%। भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर क्विकली एक टेक दीजिएगा गौरव। हम देख रहे हैं लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड ही नजर आ रही है। अब यहाँ से भारतीय एयरटेल के भी रिजल्ट्स रिलेटेड होंगे, क्या राय होगी आपकी? क्लियरली मेरा पॉजिटिव बायस है भारतीय एयरटेल के लिए।
फ्रॉम द टेलीकॉम स्पेस इट हैज ऑलवेज बिन माय फेवरेट, और अभी भी मैं अपना वो कंटिन्यू रखूंगा। ARPU फिगर्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो आई थिंक इसके 250 का ARPU फिगर्स अभी चल रहा है, जो कि सेकंड नंबर पे जो जियो है, जियो के आई थिंक 210 215 के आसपास के हैं, तो उनसे काफी हायर है। कस्टमर बेस भी इनका इंटैक्ट है, और ऊपर नीचे व्हेन कंपेयर्ड विद जियो चलता रहता है। हर महीने के जो फिगर्स आते हैं उसके अंदर मेरा एक शॉर्ट टर्म व्यू भी पॉजिटिव है, और मैं इस स्टॉक को लार्जली एक लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से देखता हूं। 2 से 3 साल का व्यू रखें और इस शेयर को क्लियरली राइट करते रहें। इसने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर धारकों को। सीधे सीधे अगर पिछले कुछ सालों की ही बात करूं तो 2020 में कहा था 300 रुपए, और आज 2000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक द स्टॉक प्राइस नरेट्स द स्टोरी बाय इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय इस वक्त आपको मिलती हुई दिख रही है। गौरव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नज़रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज 2 इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। रूबिकॉन रिसर्च की लिस्टिंग और कैनारा रोबेको AMC की लिस्टिंग, इस पर फोकस रहेगा। लेकिन फिलहाल 10 के बाजार की शुरुआत, मार्केट की महारथी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हेडलाइंस के साथ।